चलिए ठीक है, देखिए हमने बात की थी पहले क्या, टीसीपी की, ठीक है। तो देखो मैंने अलग से डिफरेंसेस नहीं लिखवाए हैं टीसीपी और यूडीपी के, मैंने आपको पढ़ा दिया कि टीसीपी और अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूडीपी। ठीक, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका होता है यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर आप इसका प्रोटोकॉल नंबर देखोगे तो कितना होता है 6, और इसका प्रोटोकॉल नंबर देखो कितना होता है 70, ठीक है। आपका जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, और ये क्या होता है, कनेक्शन लेस, ठीक। इसका मतलब है कि आपका जो टीसीपी है वो आपको 3 वे हैंडशेक प्रोवाइड करता है, यूडीपी आपको 3 वे हैंडशेक प्रोवाइड नहीं करता। इसमें आपको क्या मिलती है, एक्नॉलेजमेंट, इसमें आपको क्या नहीं मिलती, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपका टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंसेस पूछ लेता है, तो आप उसको डिफरेंसेस बता सकते हैं, ठीक है। आपको और डिफरेंस लिखने हैं तो आप गूगल करके अपने आप लिख सकते हैं, ठीक। आप लिख सकते हो कि इसमें विंडोइंग का भी होता है, इसमें विंडोइंग का कोई वो नहीं होता, इसमें आप सेगमेंटेशन कर सकते हो, इसमें आप सेगमेंटेशन नहीं कर सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कंपेयर करने पे आप आए तो टीसीपी में जो जो चीज़ें हैं वो सब यूडीपी में नहीं है, तो आप वही चीज़ उठा के यहाँ पेस्ट करके आगे क्या लिख दो, बस नो, ठीक। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि ये क्या है, यूडीपी का हेडर, ठीक है। तो यूडीपी के हेडर में सबसे पहले यूडीपी हेडर होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, यूडीपी डेटा। यूडीपी का जो हेडर है वो 8 ही बाइट का है, ठीक है। 8 बाइट के साथ क्या लगता है आपका यूडीपी डेटा। अब यूडीपी हेडर जो है उसमें खाली 4 ही चीज़ें हैं, एक है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ और चेकसम, ठीक है। जैसे आपका टीसीपी का जो हेडर था उसमें बहुत सारी फील्ड थी ना, अगर हम टीसीपी हेडर की बात करें तो ये था टीसीपी का हेडर, ठीक। पर अगर हम यूडीपी के हेडर की बात करते हैं कि यूडीपी में हमारे पास इतनी सारी फील्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो कौन कौन सी फील्ड है, देखो सबसे पहले तो सोर्स पोर्ट है। सोर्स पोर्ट आपका वही होता है जैसे आपने टीसीपी में पढ़ा, रैंडम, ठीक है। सोर्स पोर्ट वैसे ही है जैसे आपने टीसीपी में पढ़ा, रैंडम होता है। और यूडीपी क्या है, मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, जिस सर्विस के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट सेम है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, ठीक है। इसके बाद आपका लेंथ है, ठीक। लेंथ आपका बताता है यूडीपी हेडर का साइज क्या है, जैसे आपका टीसीपी में लेंथ था उसमें भी वही साइज बताता है, यूडीपी में भी लेंथ क्या बताता है, आपका साइज क्या है, ठीक। इसके बाद क्या है, चेकसम, ठीक है। इसमें आपका एक्नॉलेजमेंट, सेगमेंट ऐसा करके कुछ भी नहीं है, ठीक। कह रहा है इट इज अ कनेक्शन लेस नॉट रिलायबल, कनेक्शन लेस है और ये क्या है, रिलायबल भी नहीं है। रिलायबल मतलब ये एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, ठीक है। कह रहा है बिकॉज देयर इज अ नो 3 वे हैंडशेक, नो सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर, ना ही इसमें कोई 3 वे हैंडशेक होता है, ना ही कोई सीक्वेंस लग कर जाता है, ना ही एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है। अगर आपकी कोई वीडियो कॉल चल रही है और आपने बीच में बफरिंग होने लगी तो जो डेटा लॉस हो गया वो लॉस हो गया, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। लाइव मैच चल रहा है, अगर बीच में थोड़ी देर में नेटवर्क डाउन हो गया तो आप दोबारा फिर से वही लाइव मैच वहीं से कंटिन्यू नहीं देख सकते, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इज डिपेंड अपॉन द प्रोटोकॉल टाइप विच नीड रिलायबिलिटी यूज टीसीपी, इफ एनी एप्लीकेशन डज नॉट नीड रिलायबिलिटी यूज यूडीपी। मतलब ये आपके रिलायबिलिटी पे डिपेंड होता है कि अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए कि हाँ मेरा डेटा पहुँचे ही पहुँचे तो आप टीसीपी यूज़ कर लो, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरा डेटा पहुँचे पहुँचे, ठीक, बस ये है कि हाँ स्पीड में फ्लो करे, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, यूडीपी, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि आपका क्लाइंट कैसा कनेक्शन चाहता है, ठीक। इसके बाद कुछ वही मैंने जो आपको बताया कि रिलायबल है वो अनरिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन लेस है। ये फ्लो कंट्रोल को सपोर्ट करता है, मतलब आपका विंडो 0 करके भेजता है, नॉट रेडी कि डेटा फ्लो करा दो, यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद क्या रहा, ओनली यूनिकास्ट ट्रांसमिशन इज सपोर्ट, टीसीपी आपका क्या है, यूनिकास्ट, ठीक है, क्योंकि सिन जाता है टीसीपी में, क्या जाता है सिन, आप 2 लोगों के बीच ही टीसीपी कनेक्शन बना सकते हो एक बार में। यूडीपी आपका मल्टीकास्ट होता है, ठीक है। यूडीपी क्या होता है, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट, तीनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब आप 1 to 1 कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, आप 1 to all भी कर सकते हो और 1 to many भी कर सकते हो। पर अगर आप टीसीपी बना रहे हो तो खाली 2 ही डिवाइस के बीच कनेक्शन बनेगा, ठीक। इसके बाद जो प्रोटोकॉल है, जैसे टीसीपी कौन कौन से प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, तो आपका एचटीटीपीएस हो गया, एचटीटीपी हो गया, टेलनेट हो गया,
आपका SSH हो गया, ठीक है, आपका BGP हो गया, मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भी TCP पे ही डिपेंड है, ठीक। अगर आप UDP की बात करते हो तो आपका TFTP हो गया, DNS हो गया, DHCP हो गया। UDP आपके ज़्यादा प्रोटोकॉल्स यूज़ नहीं करते, पर TCP बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। टेलीटाइप नेटवर्क करके, टेलीटाइप नेटवर्क। हाँ, हम बात करेंगे टेलनेट की, अलग से क्लास लेंगे एक पूरी। जैसे आपकी वीडियो कॉल होती है, जो वॉइस कॉल करते हो आप व्हाट्सएप पे, या लाइव मैच देखते हो, स्ट्रीम देखते हो, ये सब UDP बेस है, ठीक है। आप अपने सिस्टम को IP असाइन कराते हो तो उसके लिए ये UDP ही प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। हाँ, जैसे DHCP है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो इसके बैकवर्ड में UDP ही काम करता है। कॉन्फ़िगर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हाँ, नहीं, ये तो UDP TCP आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, DHCP कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सर्विसेज के लिए जो अलग से प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल आपको बताने पड़ेंगे। ये पहले से स्टैंडर्ड बना है और फिक्स है, इसको आपको नहीं बताना कि भाई तू TCP यूज़ कर या UDP यूज़ कर। हाँ, और बैकएंड में ये सर्विसेज अपने आप चलेंगी, ठीक है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ये सब कि भाई तू ये प्रोटोकॉल है, तू UDP यूज़ करेगा या TCP, ये नहीं बताना, ये पहले से ही फिक्स है सब, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए कि अगर BGP बोले तो BGP कौन सा प्रोटोकॉल है और कौन सी लेयर पे काम करता है। DHCP की बात कर रहे हैं तो CCNA बेसिस पे आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका IP हेडर। तो जैसे हमने TCP हेडर की बात करी, ठीक है, हमने जो बात करी थी, क्या बात करी थी, हमने मान लो बात करी कि मान लो कोई डेटा है, ठीक है, वो डेटा जो बहुत लार्ज साइज में था, तो हमने क्या करा, वो आया कहाँ पे, लेयर 4 पे। अब जैसे ही वो लेयर 4 पे आया, जैसे आपका TCP है, मतलब सॉरी TCP नहीं है, कोई आपका डेटा है, ठीक है, वो डेटा आपका जब सेगमेंट हुआ, सेगमेंट होके डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या आया, आपका सोर्स पोर्ट लग गया, आपका डेस्टिनेशन पोर्ट लग गया, ठीक है, उसने विंडो साइज नेगोशिएट कर लिया, ठीक है, मतलब जो आपका TCP हेडर लगना था तो TCP हेडर लग गया, ठीक है। मतलब अगर मान लो आप HTTP की सर्विस यूज़ कर रहे हो, कौन सी, HTTP, तो सोर्स पोर्ट आपका रैंडम हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो गया, आप बताओ कितना होता है HTTP का सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट सॉरी, हैं 80 याद करने को कहा था मैंने, ठीक है। और मान लो वहीं पर डेटा कोई और भी है, और ये कैसा है, DHCP का डेटा है, किसका, DHCP का, तो ये भी आपका लेयर 4 पे तो आएगा, पर यहाँ पे क्या है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। अब सोर्स पोर्ट लगेगा कौन सा आपका, रैंडम, और डेस्टिनेशन पोर्ट कैसे लग जाएगा, DHCP का, ठीक है। तो डेस्टिनेशन पोर्ट 2 होते हैं, 67 और 68। हम बात करेंगे जब DHCP पढ़ेंगे कि 67 किस लिए होता है और 68 किस लिए होता है। 67 आपके क्लाइंट का होता है, 68 आपके सर्वर का होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना UDP का हेडर लग जाएगा और जो डेटा है वो चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब जब ये TCP हेडर कंप्लीट हो गया और ये क्या हो गया, UDP हेडर, तो ये अब लेयर 3 पे आते हैं और यहाँ पे क्या इंकैप्सुलेट हो जाता है, IP हेडर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब जब ये लेयर 3 पे आ रहा है तो IP हेडर में कौन कौन सी फील्ड ऐड होती हैं, समझ में आया। अब क्या देखेंगे कि IP हेडर जब इंकैप्सुलेट हो रहा है तो IP हेडर में कौन कौन सी फील्ड ऐड होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपका वर्जन, उसके बाद क्या है IP हेडर लेंथ, इसके बाद टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस नहीं बोलते अब बोलते हैं, पहले बोलते थे क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। अब ये भी नहीं बोलते, अब बोलते हैं DHCP। क्या बोलते हैं, DHCP डिफरेंशिएट सर्विस कोड पॉइंट, क्या बोलते हैं, DSCP डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। इसके बाद आपका टोटल लेंथ है, ये आपका IP हेडर की लेंथ है, ठीक है, कि जो IP हेडर है वो कितने लेंथ का है, ये है आपका टोटल लेंथ, मतलब आपका IP हेडर भी और आपका डेटा भी, ठीक। इसके बाद ये आपका आइडेंटिफिकेशन है, ये आपका सीक्वेंस नंबर की तरह काम करता है, हम बात करेंगे कैसे। इसके बाद IP हेडर में बस 3 ही फ्लैग होते हैं, जैसे आपने TCP हेडर पढ़ा था उसमें 9 फ्लैग थे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका IP हेडर है जिसमें खाली 3 ही फ्लैग है, ठीक। इसके बाद आपका क्या है, फ्रेगमेंट ऑफसेट, आपका TTL, आपका प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन फील्ड, और यहाँ पे क्या है, पैडिंग, ठीक।
तो हम बात करते हैं कि आईपी हेडर कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? आप में से रिवीजन कितने लोग कर रहे हैं? मतलब एनपी एनए का रिवीजन का आप हो, आपने किया, और इधर एनबी में ही आपने रिवीजन है, और आप एनबी में किसने किया? बस आप दोनों ने। ठीक है, फिर तो मुझे आप लोग से पूछना चाहिए यार। जमाने पहले गया था। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या है वर्जन। देखो, अगर हम आईपी फैमिली की बात करते हैं तो हमारे पास दो फैमिली है, एक है IPv4 और एक क्या है IPv6। ठीक, तो वर्जन आपको ये बताता है कि आप कौन सी फैमिली यूज़ कर रहे हो, आप IPv4 यूज़ कर रहे हो या फिर IPv6। तो वो कौन बताता है आपको? वर्जन। देखो, सबसे पहले क्या है वर्जन। ठीक है, हम अभी जो बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? खाली IPv4 की, पर हमारे पास दो फैमिली मेंबर है, एक v4 है और एक क्या है v6। ठीक है, इसके बाद क्या है हेडर लेंथ। अब जैसे हमने TCP हेडर की बात की थी, इसकी बात की थी, ठीक है, हमने जैसे TCP हेडर की बात की थी, TCP हेडर हमारा 20 बाइट्स का था और मैक्सिमम 60 बाइट का था। सेम हमारा TCP हेडर होता है। ठीक है, भेज दूंगा भैया, लिख लेना, इधर देख लो। ठीक है, मिनिमम आपका 20 बाइट का होता है, मैक्सिमम कितना होता है? 60 बाइट का होता है। ठीक, वही सेम प्रोसेस है आपका, जैसे आपका TCP हेडर में था वही सेम है यहाँ पे। देखो कैसे, 4 4 8 8 8 16 और 16 16 32, मतलब ये आपका कितना है? 32 बिट का। 32 बिट मतलब 4 बाइट। 32 बिट मतलब 4 बाइट। सबको क्लियर है ना कि 32 बिट 4 बाइट कैसे होता है? बताओ कैसे होता है? डिवाइड कर रखा है ना मैं 4 में। मुझे बस इतना बताओ कि 32 बिट आपका 4 बाइट में कैसे आया? ऐसा नहीं चलेगा, कुछ नहीं आ रहा है तो पूछना पड़ेगा। ठीक है, आपके 8 बिट में 1 बाइट होता है। ठीक है, हाँ वो तो बहुत हाई यूनिट पे चले गए आप, बहुत ऊपर, ये तो अभी बेसिस है। ठीक है, मतलब 8 बिट में 1 बाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितने बिट की बात कर रहा हूँ? 32 बिट की। इसका मतलब आपने TCP हेडर पढ़ा नहीं घर जाके। ठीक है, 8 बिट में 1 बाइट, 32 बिट में 4 बाइट। ठीक, तो वही ये बता रहा है कि 32 बिट में 4 बाइट होते हैं। ठीक, तो ये एक 4 बाइट, 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 4 जा कितना हो गया? ठीक, और आपका ऑप्शन फील्ड जब के लग जाता है तो ये 40 बाइट कवर करता है, तो ये कितना हो गया? 60 बाइट। ठीक है, समझ में आया? आगे से ऐसा कुछ हुआ ना जो मैंने पूछा और आपने कह दिया आ गया, और बाद में मैंने पूछा और आप नहीं बता पाए, तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है, ये आपके डेटा को प्रायोरिटी देने का काम करता है। सर कैसी प्रायोरिटी? अब एक बात हो, ये राउटर है। ठीक है, अब राउटर से तो बहुत सारा ट्रैफिक फ्लो करता है। ठीक, राउटर से तो बहुत सारा ट्रैफिक फ्लो करता है, तो राउटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है? मतलब मान लो जैसे यहाँ पे आप कोई काम कराना था, ठीक है, आपसे कोई काम कहा गया। अब आपके घर में आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, दादा है, दादी है, भाई है, छोटा भाई है, बहन है, छोटी बहन है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक, तो आप जब काम करते हो तो आप पर डिपेंड होगा ना कि वो काम किसने कहा आपसे। ठीक है, जिस पर्सन ने वो काम कहा है आप उस काम को उतनी इंपॉर्टेंस दोगे, है ना? पापा ने कहा तो उतनी इंपॉर्टेंस, मम्मी ने कहा तो उतनी इंपॉर्टेंस। तो जब राउटर के पास मल्टीपल ट्रैफिक आता है तो राउटर उसको कैसे प्रायोरिटी देता है कि किस काम को पहले फॉरवर्ड कराना है, किस काम को बाद में। मतलब मान लो PM ने कोई काम दिया, नेवी का, कोई आर्मी का, या फिर किसी पब्लिक नॉर्मल है, क्योंकि राउटर के पास तो बहुत सारा ट्रैफिक आ गया ना, राउटर उस ट्रैफिक को कैसे प्रायोरिटी देगा।
समझ आई मेरी बात? ठीक। तो राउटर क्या करता है, आपका आईपी हेडर में एक फील्ड यूज करता है जिसको हम बोलते हैं डीएससीपी। क्या बोलते हैं? डीएससीपी, डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट। ठीक है, क्या होता है? डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, जो 0 से लेके कहाँ तक जाता है? 7 तक। ठीक, ये जो टाइप ऑफ सर्विस है ये 1 बाइट की फील्ड होती है। कितने बाइट की? 1 बाइट मतलब 8 बिट, मतलब 0 से लेके 7। ठीक, तो 0 से 7 जाता है, मतलब 0 है तो आपका मतलब नॉर्मल ट्रैफिक हो गया, डिफॉल्ट। ठीक है, इसको जो 0 होता है ना, इसको बोलते हैं रूटीन। क्या बोलते हैं? रूटीन। ठीक, और लेयर 7 मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है। ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है। ठीक, तो आपका लेयर 6 और जो मतलब ये जो 6 है और जो 7 है, 6 मतलब लेयर 2 का ट्रैफिक जा रहा है और 7 मतलब लेयर 3 का ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, और अगर 5 है तो आपका क्रिटिकल ट्रैफिक जाता है, मतलब आपके वॉइस का ट्रैफिक जा रहा है। ठीक, और स्टार्टिंग के जो मतलब ये 4 है, 0 1 2 3, ये पहले से रिजर्व है। ठीक, और ये लास्ट के 4 में आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ठीक, आप जब आगे सीसीएनपी में जाओगे तो सीसीएनपी में आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस की एक अलग से क्लास होती है पूरी। ठीक है, सीसीएनए में नहीं होती, किसमें होती है? एनपी में। जब आप एनपी में जाओगे, जब पढ़ोगे आगे, तो उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस की पूरी एक क्लास होती है। ठीक, कि अभी तो मैंने आपको बता दिया कि चलो मान लो टाइप ऑफ सर्विस जो है आपका, वो आपका 1 बाइट का था, मतलब आपके 8 बिट का था। 8 बिट मतलब 0 से लेके कितना हो गया? 7। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आईपी प्रेसिडेंस। क्या बोलते हैं? ठीक, आईपी प्रेसिडेंस मतलब 0 से लेकर 7 तक जाता है। ये देखो ऐसे लिखा जाता है, IPP0 IPP1 आईपी प्रेसिडेंस। ठीक है, मनिंद्र सर कुछ पूछना है क्या आपको? बताइए। ठीक है, तो 0 से लेके कहाँ तक जाता है? 7 तक। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक, अभी आप इतना याद रखो, कितना टाइप ऑफ सर्विस था। ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस को अब नाम क्या दे दिया? डीएससीपी। ये आपके राउटर पे जब डेटा फ्लो करता है तो उसको प्रायोरिटी देने का काम करता है। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके कहाँ तक जाती है? 7 तक। 0 मतलब ये देखो, एक चीज होती है राउटिंग। क्या होती है? ठीक है, पर ये राउटिंग नहीं है, इसको मैंने क्या बोला है? रूटीन। रूटीन आपका डिफॉल्ट ट्रैफिक जो एकदम नॉर्मल ट्रैफिक जाता है उसको कहते हैं। ठीक, और 7 आपका बहुत हाई ट्रैफिक जा रहा है, मतलब आपका लेयर 3 का ट्रैफिक, जैसे नेटवर्क लेयर का। जैसे आपने नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल होता है OSPF EIGRP। ठीक है, उन प्रोटोकॉल्स का ट्रैफिक जाता है 7 में। 6 में जाता है आपका लेयर 2 का ट्रैफिक। ठीक है, 6 7 0 7। ठीक है, इसके बाद जो 5 है वो आपका वॉइस का ट्रैफिक लेके जाता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक, कहाँ से? 0 से लेके 7 तक। एक नंबर को एक वर्ड का असाइन कर देंगे सर। हाँ, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, अगर आपको बनाना हो ना तो आप बना सकते हो। वैसे मेरे पास बना था पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? ये दिख रहा है? जूम करना पड़ेगा। सुन करो सर थोड़ा। एक मिनट, आ रहा है। बस चार्ट दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देख रहे हैं। आज ही ओपन होगा, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या है? रूटीन। रूटीन के बाद आपका प्रायोरिटी, आपका इमीडिएट, फ्लैश ओवरराइडर, क्रिटिकल आपका वॉइस का ट्रैफिक होता है। इंटर नेटवर्क मतलब आपका लेयर 2 हो गया, और इंटर नेटवर्क कंट्रोल मतलब क्या हो गया? लेयर 3।
ठीक। तो ये अलग अलग डेटा को प्रायोरिटाइज देने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, यूज़ कर रखा है। ठीक, आपके जितने iOS इमेज वगैरह जाते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, फ्लैश में। ठीक, तो आप इसमें और भी चीज़ें पढ़ोगे। अभी क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत बड़ा है, ठीक है, पर आपका CCNA में नहीं है, वो किस में है। ठीक, तो आप लिख लेना आप अपने नोट्स में, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करना ये भी सी है, एनपी में आएगा। बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी डीएससी की वैल्यू लिखा है ना, ये तो आप देखो ये क्या होता है, C1 है ना, तो ये ऐसे लिखा जाता है। देखो भेज दूंगा ये फोटो भाई, ठीक है। जैसे ये ऐसे लिखा है, देखो 4 2 1, ठीक। तो जैसे 1 है तो 1 मतलब क्या है, 0 0 1, 2 है तो मतलब क्या है, 0 1 0, 3 है तो मतलब क्या है, 0 1 1, 4 है तो मतलब क्या है, 1 0 0, 5 है तो मतलब क्या है, 1 0 1, और 6 है तो मतलब क्या है, 1 1 0, और 7 है तो मतलब क्या है, 1 1 1, ठीक है। और मान लो 0 था तो क्या था, 0 0 0, ठीक। तो इस तरह से क्या हो रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, समझ में आया। ठीक, 1 मिनट रुकना भाई, जरा अटेंडेंस हो रही है, ठीक है। ठीक है, तुम्हारे नोट्स में लगा दी फोटो, तो आपको मिलेगा तो देख लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी टोटल लेंथ की। तो टोटल लेंथ क्या है आपका, तो डेटा सेगमेंट है, मतलब आपका जो सेगमेंट बन के आएगा लेयर 4 से, ट्रांसपोर्ट लेयर से, उसके साथ जब TCP का हेडर लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल लेंथ। ठीक, इसके बाद क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक, देखो ये थोड़ा ध्यान से समझना, पहले तो मत हैंग हो भाई, इसको हटा दो पहले, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो चल रही है आपकी, ठीक है, इधर आ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई एक बात बताओ, सेगमेंटेशन था, ठीक है, सेगमेंटेशन था, सेगमेंटेशन का यूज़ क्या था, एक मिनट रुकना, आवाज़ आ रही है, नहीं आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट रुकना, अब आ रही है, हेलो, ठीक। आपका नाम क्या है लास्ट में, मोहन। मोहन भाई सेगमेंटेशन का यूज़ क्या था, ऐसा नहीं चलेगा मालिक, आप बताओ। हाँ पकड़ी मैं, नाम क्या है आपका, योगेश। आप बता दो भाई, स्टार ना बना कॉपी में। सर डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में थोड़ा सा करो, आप बताओ। सेगमेंटेशन में ये डेटा को तो नहीं, पैकेट्स को जैसे पैकेट तो नेटवर्क लेयर में होता है, डेटा को फ्रेम्स को पार्ट पार्ट करके छोटे छोटे पार्ट्स, कितना होता है मैक्सिमम साइज, मिनिमम कितना साइज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था सेगमेंट्स क्या होता है, जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है। तो कितना छोटा पार्ट करना है ये आपका डिपेंड होता है MSS पे, किस पे डिपेंड होता है, MSS। और MSS जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है वो कितना होता है, 1460, ठीक। तो जो सेगमेंटेशन हम कर रहे थे, सेगमेंटेशन हम कौन सी लेयर पे कर रहे थे, लेयर 4 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन कर रहे थे। इसी तरीके से क्या होता है आपका, एक और चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी वही होता है कि जो आपका सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स को क्या करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। अब इतना याद रखना कि जो सेगमेंटेशन होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, और जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो आपका नेटवर्क लेयर पे होता है, ठीक, OSI मॉडल में, ठीक है। सेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे मतलब लेयर 4 पे, और फ्रेगमेंटेशन होता है नेटवर्क लेयर पे, कहाँ पे, लेयर 3 पे, ठीक। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि सर जब फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम सेगमेंटेशन तो कर ही रहे थे, तो फिर नेटवर्क लेयर पे फ्रेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, काम तो दोनों का सेम है। जब आपका लेयर मान लो 7 है, लेयर 7 से कोई डेटा जनरेट कर दिया आपने, कितना, 5000 बाइट का, ठीक है, कितने बाइट का, 5000 बाइट का। अब लेयर 4 पे आए,
लेयर 4 पे आपने इस 5000 बाइट डेटा को डिवाइड कर दिया, किसमें, MTU आपका MSS था 1460, चलो आपने इसको 1460 में डिवाइड कर दिया और प्लस 20 बाइट का आपने TCP हेडर लगा दिया, तो ये कितना हो गया, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ होती है आपकी MTU, क्या होती है, MTU होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, कि आप एक राउटर के इंटरफेस से जब डेटा फ्लो करा रहे हो तो इस इंटरफेस से आप कितना डेटा एक बार में फ्लो करा सकते हो लेयर 3 पे। कहाँ पे, तो मैक्सिमम जब आपका ट्रांसमिशन है इस इंटरफेस से वो कितना है, 1500, कितना है 1500। तो जब आपका 460 प्लस 20 कितना हो गया, 480, और जब आपने इसमें 20 बाइट का IP हेडर ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 1500। तो आप उस इंटरफेस से 1500 डेटा तो फॉरवर्ड करा सकते हो ना, समझ में आया। तो फिर आप फ्रेगमेंटेशन क्यों कर रहे हो, क्या कर लेगा, पूरा यूटिलाइज कर लेगा 1500 तो एक डेटा आपका 1500 जा रहा है, उसमें क्या यूटिलाइज करना, ताकि डेटा लॉस ना हो। डेटा तो वैसे भी लॉस नहीं हो रहा ना, TCP हेडर तो लगा ही रहे हो आप, 3 वे हैंडशेक तो करा हमने ना, तो कई बार कनेक्शन टूट जाता है, फिर चीजें उस तरह से तो TCP हेडर रिकवर करा देगा। बेकार तो नहीं। बताओगे, पड़ोसी पीछे वाले रिवीजन। अगर हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो फिर हमें फ्रेगमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, चलिए ठीक है, कोई ना। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो अगर हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो हमें फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत क्या है, ठीक। अब पहला तो जवाब ये है कि हो सकता है किसी ने आपके MTU के जो साइज है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक। MTU का जो साइज होता है वो 1500 होता है, कितना होता है, 1500। किसी ने क्या किया, जब लेयर 4 पे आपका MSS हो गया था कितना, 1460 मान लो, ठीक। तो ये इसने 20 ऐड करे तो कितना हो गया, 1480। पर हमने MTU जो साइज था वो 1500 से कितना कर दिया, 500, कितना कर दिया, 500। कमांड चला के मैं MTU का साइज क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ठीक। मान लो मैं अब क्या कर रहा हूँ, जो ये ट्रैफिक जा रहा है तो राउटर इस इंटरफेस से खाली 500 बाइट का ही डेटा भेज सकता है, पर आपने लेयर 4 पे कितना कर दिया, 1480। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लेयर 3 पे उस डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई कि आई, नहीं आई। देखो क्या भाई, 500 पैकेट, देखो जैसे 5000 बाइट का डेटा था, अब 5000 बाइट में जो आपने पहला सेगमेंटेशन किया तो कितना कर दिया, 1460 प्लस 20 बाइट का क्या हो गया, TCP हेडर कितना हो गया, 1480, ठीक। एक पर्टिकुलर बॉक्स जो था बड़ा सा, उसका एक हिस्सा कितना हो गया, 1480। पर जब ये राउटर के इंटरफेस से ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड हो रहा है तो आपने इस इंटरफेस का जो MTU था वो कितना कर दिया, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1500। तो बाय डिफॉल्ट 1500 होता है, तो उसमें 1480 में 20 बाइट का IP हेडर लग जाता और डेटा आपका फ्लो कर जाता है ना। पर यहाँ पे क्या हुआ, आपने मैन्युअली कमांड चला के उस इंटरफेस का MTU का साइज क्या कर दिया, कम कर दिया। जब आपने उस इंटरफेस का जो साइज था, मान लो एक दीवार थी, ठीक है, इतनी बड़ी दीवार थी, इस दीवार से डेटा फ्लो हो सकता था, पानी फ्लो हो रहा था, पर आपने सीमेंट लगा के जो साइज था वो क्या कर दिया, छोटा कर दिया। यहाँ पे आपने क्या लगा दी, सीमेंट। तो जब फ्लो था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि आपने कमांड चला के MTU क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो उस समय हमें किसकी जरूरत पड़ गई, फिर फ्रेगमेंटेशन। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, कि मान लो अगर मैन्युअली किसी ने आपके MTU के साइज को कम कर दिया तो वहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्रेगमेंटेशन की। दूसरा क्वेश्चन, डेटा जो जनरेट होता है वो कौन कौन सी लेयर से जनरेट होता है। आप डेटा जनरेट करा रहे हो, डेटा कौन कौन सी लेयर जनरेट कर सकती हैं। एडम कौन कौन सी कर सकती है, जैसे आप एक मेजर डेटा तो हमारी लेयर 7 जनरेट करेगी, जो हमें में आएगा, हाँ, जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, लेयर 7 आपका डेटा जनरेट करता है, ठीक। और कौन सी लेयर है जो आपका डेटा जनरेट करने में हेल्प करती है। 432 क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर, उसके अंदर
वो आपके डेटा जनरेट करने में हेल्प नहीं करती ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर हो सकती है सर। सेशन लेयर भी नहीं करती। हाँ सारा नाम ले लो, एक तो होगी है नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो वो दो ही लेयर है जो आपका डेटा जनरेट करने में हेल्प करती है। एक होता है आपका एप्लीकेशन लेयर और एक होता है आपका नेटवर्क लेयर। ठीक है, यही दो ऐसी लेयर है जहाँ पे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, जैसे आपका DHCP, आपका DNS, आपका FTP, HTTP, HTTPS, टेलनेट, SSH सब किस पे काम करते हैं। और दूसरा आपका ये सब किस पे काम करते हैं, नेटवर्क लेयर। तो दो लेयर्स होती हैं जहाँ पे डेटा जनरेट हो सकता है, एक एप्लीकेशन लेयर और एक नेटवर्क लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा जनरेट हुआ, वो जब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, लेयर 4 पे, तब तो चलो आपने लेयर 4 पे सेगमेंट कर दिया, तो लेयर 3 पे हो सकता है हमें फ्रेगमेंटेशन की जरूरत ना पड़े अगर MTU साइज वही है। अगर MTU साइज पहले से 1500 है और ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंट कर दिया, तो फिर हमें नेटवर्क लेयर पे फ्रेगमेंटेशन की नीड नहीं पड़ेगी। समझ रही बात। पर क्या हो सकता है, डेटा ही नेटवर्क लेयर से जनरेट हुआ, आपने पिंग किया, ARP रन करा दिया, OSPF रन करा दिया, हम चला के देखेंगे। ठीक है, पर अगर डेटा ही आप नेटवर्क लेयर से जनरेट करा रहे हो, समझाए मेरी बात, फिर आप क्या वापस ट्रांसपोर्ट लेयर को दोगे डेटा सेगमेंट वो करने के लिए। अगर नेटवर्क लेयर कोई डेटा जनरेट करा रही है तो वापस ट्रांसपोर्ट लेयर को थोड़ी ना दोगे सेगमेंट करने के लिए। ऊपर से नीचे आते, नीचे से ऊपर थोड़ी ना जाते हैं। तो वहां पे नेटवर्क लेयर खुद ही क्या कर देगी, फ्रेगमेंटेशन। क्या कर देगी, फ्रेगमेंटेशन। समझ में आई मेरी बात। तो दो पॉइंट है, पहला हो सकता है किसी ने मैन्युअली MTU चेंज कर दिया, ठीक, और दूसरा जो डेटा जनरेट होता है वो दो लेयर से होता है, एक एप्लीकेशन लेयर से और एक नेटवर्क लेयर से। तो फ्रेगमेंटेशन में चेंज नहीं हो सकता। फ्रेगमेंटेशन में मतलब MTU जैसे ऊपर चेंज हम कर रहे हैं लेवल इसमें लेयर 3 में। लेयर 3 में मतलब आप क्या कह रहे हो कि मान लो लेयर 3 है, यहाँ पे हमने MTU चेक कर दिया। हाँ, फ्रेगमेंटेशन में नहीं कर सकते कि MTU से। फ्रेगमेंटेशन तभी तो होता है जो MTU चेंज करते हो। अगर MTU चेंज नहीं कर रहे तो फ्रेगमेंटेशन थोड़ी ना होगा। उसमें नहीं होता MTU इसमें फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन और देखो भाई सुनो मेरी बात, जो MSS होता है वो सेगमेंटेशन होता है, और जो MTU होता है वही फ्रेगमेंटेशन होता है। जो आप कितना बड़ा सेगमेंट करोगे ये डिपेंड होता है MSS पे, कितना बड़ा फ्रेगमेंट करोगे ये डिपेंड होता है MTU पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। सर मेरा क्वेश्चन है, जो हमारा सेगमेंटेशन होती है वो हमारी मतलब 1460 फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड होती है, मतलब वो मॉडरेट मतलब आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, कमांड्स होती हैं, पर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1460 ही होती है। मोस्टली मतलब वही होती है। हाँ, और MTU के अंदर 1500 फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड होती है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो, पर राउटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस होता है उस इंटरफेस पे हम 1500 ही डेटा फॉरवर्ड करा सकते हैं। मेजॉरिटी मतलब स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं वो यही होता है। ठीक है, पड़ता है इनपे। फिर से बोलो। अगर इनमें जो उनकी फिक्स वैल्यू होती है, इसमें से किसी में कम ज़्यादा हो तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं? पड़ेगा। अगर आप जो आप डेटा भेज सकते हो, ठीक है, डेटा मान लो आप खाली 500 भेज सकते हो, ठीक, मतलब 500 बाइट का ही डेटा भेज सकते हो, और उसने जो डेटा फॉरवर्डिंग कर रहा है वो उसमें उतनी फॉरवर्डिंग नहीं कर पा रहा, तो दिक्कत तो होगी ना। मतलब एक इंटरफेस है, वो इंटरफेस इतना ही डेटा फॉरवर्ड करा सकता है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो से ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3। अब R1 तो 1500 बाइट डेटा भेज सकता था, ठीक, हो सकता है R2 आगे 1500 बाइट डेटा ना भेज सके, 500 बाइट डेटा भेज सके, आगे ये 300 ही भेज सके। तो जगह जगह फिर क्या होंगे, फ्रेगमेंटेशन होंगी। समझाई मेरी बात। ठीक है, मैंने आपको बताया MTU का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। क्या बताया, ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, जब ट्रांसमिट करता है या जब रिसीव करता है। सेंड करता है ना, जब ट्रांसमिट करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, इसका MTU था 1500, इसका था 1000, इसका था 500, इसका था 600, यहाँ था 700।
ठीक। तो मान लो इसने डेटा भेजा 1500 का, तो क्या R2 रिसीव कर पाएगा? नहीं सर, 1000 रिसीव करेगा। उसका पोर्ट तो शायद डिफॉल्ट सेट हो रहा है। सेगमेंटेशन करते हैं इसको। जी सर, जी बताइए। क्लास है ना मेरी C4 में। आइए, जो बाहर आ जाना तो बताना, ठीक है? बाहर आ जाना तो बता देना, ठीक। 1 मिनट रुकना है मेरे पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ये तो 1500 कर रहा है, पर ये कह रहा है कि मैं रिसीव कितना कर सकता हूँ? 1000। तो क्या डेटा रिसीव कर पाएगा? कौन कह रहा कर पाएगा? आप। क्यों? सिर्फ 1500 बना, उसकी लिमिट 1000 की है। तो सेगमेंटेशन करके देते हैं उनको शुभ। ये जब भेज रहा है, ये तो 1500 भेज रहा है, और ये कह रहा है मैं 1000 ही रिसीव कर सकता हूँ, तो कर लेगा? 500 रह जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसको पता कैसे चलेगा कि इसमें 500 सेट कर लेगा, नहीं कर पाएगा? नाम क्या आप दोनों के? हरिओम। हरि और ओम? हर्ष। HH। हाँ बताओ भाई, कर पाएगा ये? दोनों कह रहे हो नहीं कर पाएगा? कर लेगा, ठीक है। कैसे? मैंने अभी आपको हिंदी में बताया था कि MTU का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। क्या होता है? तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट का मतलब था जब ये डेटा सेंड करेगा बस उसी समय ये MTU चेक करेगा। रिसीविंग एंड पे कभी भी MTU चेक नहीं होता, ठीक। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? जब वो ट्रांसमिट करता है, जब वो डेटा आगे सेंड करता है उसी समय वो MTU चेक करता है। रिसीविंग एंड पे कोई MTU चेक नहीं होता। रिसीविंग एंड में MTU चाहे जितना भी हो वो रिसीव कर लेगा। सुन में आई मेरी बात? बस ट्रांसमिशन के समय ही वो क्या करता है? MTU को चेक कराता है। रिसीविंग एंड में MTU का कोई भी ऐसा फेज नहीं होता। सुन में आई मेरी बात? ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो बता रहा है डिवाइडिंग लार्ज डेटा इनटू स्मॉल पार्ट कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, और डेटा कैन बी जनरेटेड फ्रॉम 2 लेयर ऑफ OSI मॉडल। पहली क्या और दूसरी क्या? नेटवर्क लेयर। ठीक है, कह रहा है डिफरेंस क्या होता है सेगमेंटेशन में और फ्रेगमेंटेशन में? तो कह रहा है सेगमेंटेशन कैन बी डन फॉर द डेटा जनरेटेड फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। जब लेयर 7 से डेटा जनरेट होकर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तब हम उसका क्या करते हैं? सेगमेंटेशन। और जब नेटवर्क लेयर पे ही डेटा जनरेट होता है तो हम उसका क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, बाकी एक पॉइंट जो मैंने मैनुअल वाला बताया वो ऐड कर लेना। इसके बाद क्या है? आइडेंटिफिकेशन। इतना समझ में आया जितना मैंने समझाया अभी? आगे चले। ऑनलाइन में कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आप लोगों को? चलिए ठीक। अब एक बात बताओ, TCP हेडर में हमने सीक्वेंस का यूज किया था, है ना? TCP हेडर में हमने किसका यूज किया था? सीक्वेंस का। तो यहाँ इन्होंने क्या करा? सीक्वेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है आइडेंटिफिकेशन, एक क्या है? और एक है फ्रेगमेंट ऑफसेट, एक क्या है? ठीक। किसने घर जाके IP हेडर पढ़ा था? मतलब सुबह भेज दिया था मैंने तो ना। चलो, सीक्वेंस नंबर का यूज था कि सीक्वेंस नंबर की मदद से वो डेटा को आइडेंटिफाई कर पा रहा था। सीक्वेंस नंबर की मदद से वो क्या कर पा रहा था? डेटा को आइडेंटिफाई कर पा रहा था और डेटा को रीअरेंज कर पा रहा था, है ना? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ही होता है जो डेटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। रीअरेंज का काम दे दिया हमने दूसरे फ्रेगमेंट ऑफसेट को। फिर से बताऊं, जो सीक्वेंस नंबर था, सीक्वेंस नंबर का यूज था डेटा को आइडेंटिफाई करना और उसको सीक्वेंस से लगाना, रीअरेंज करना। ठीक, यहाँ पे हमने उन काम को अलग अलग कर दिया। एक काम दे दिया आइडेंटिफिकेशन को। आइडेंटिफिकेशन क्या करता है? डेटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक। और उसको सही तरीके से अरेंज करने का काम करता है फ्रेगमेंट ऑफसेट। क्या काम करता है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द फील्ड इज यूज्ड, ये क्या हो गया भाई? द फील्ड इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फ्रेगमेंट ऑफ वन डेटा फ्रॉम अनदर डेटा। मतलब आप क्या कर रहे हो? जो डेटा को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हो, भाई एक बड़ा बॉक्स था, ये बड़ा बॉक्स था। अब इस बॉक्स को आपने छोटे छोटे पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला, दूसरा, दूसरा और चौथा। पहला पहुंच गया,
चौथा पहुंच गया, तीसरा पहुंच गया, फिर दूसरा पहुंचा। तो आप रीअरेंज कैसे करोगे? आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हो कि हाँ ये सब एक ही बॉक्स के हिस्से हैं, ठीक है, पर इसको रीअरेंज कैसे करोगे? तो रीअरेंज का काम फ्रेगमेंट ऑफसेट का दे दिया, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो क्या कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक। ये 16 बिट की वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। एक हेक्साडेसिमल डिजिट 8 बिट की होती है, तो टोटल कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट, ठीक है। ये हम मैक एड्रेस में भी बात कर चुके हैं, ठीक। कह रहा है फ्रेगमेंट ऑफ सिंगल डेटा विल बी सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब अगर आपने इनको 4 पार्ट में डिवाइड करा, चारों पार्ट का जो नंबर होगा वो सेम ही होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि चारों एक ही बॉक्स के हिस्से हैं। जैसे मान लो ये बड़ा सा बॉक्स था, ठीक है, अब इस बड़े से बॉक्स में उन्होंने नाम लिख के भेज दिया आयुष, ठीक। तो इन्होंने इसके 4 टुकड़े करे, चारों टुकड़ों पे ये नाम क्या लिख के देंगे? आयुष, आयुष, आयुष और आयुष। ये आइडेंटिफाई करने के लिए चारों टुकड़े एक ही बड़े से बॉक्स के क्या है? हिस्से। सुना है? पक्का? ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? नहीं आया तो बता दो। प्रैक्टिकल दिखो ना, वैसे तो एनए में थ्योरी है, दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है? फ्लैग्स, ठीक। फ्लैग्स बस 3 ही है। पहला फ्लैग है रिजर्व, ठीक है, जो सबसे पहला फ्लैग है वो क्या है? रिजर्व है, ठीक। इसके बाद एक है डोंट फ्रेगमेंट और एक है मोर फ्रेगमेंट, ठीक। जैसा नाम वैसा काम, ठीक। अब ये है डोंट फ्रेगमेंट। डोंट फ्रेगमेंट बिट अगर 0 लग के आती है, देखो डोंट फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट नहीं करना। अगर वो बिट ऑन होके आ रही है इसका मतलब वो कह रहा है कि फ्रेगमेंट ना करो। अगर वो बिट ऑन होके आ रही है इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? फ्रेगमेंट ना करो। पर अगर 0 लग के आ रही है इसका मतलब वो क्या कह रहा है? फ्रेगमेंटेशन करो। भाई अगर बिट ऑन होके आई इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन नहीं करना, क्योंकि उसका नाम क्या है? फ्रेगमेंटेशन नहीं करना, डोंट फ्रेगमेंट है ना। अगर किसी ने डेटा भेजा और उसने डोंट फ्रेगमेंट वाली बिट ऑन कर दी, 1 कर दी, तो आगे चल के राउटर्स उसका फ्रेगमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। तो नहीं, देखो जैसे हमने आपको अभी बताया था ना क्या, कि मान लो ये 0 नहीं है, राउटर है, ठीक है। अब इसका था 1000, इसका था 500 और इसका क्या था? 600। तो जब डेटा यहाँ से गया तो फ्रेगमेंट होके गया, पर इसने क्या करा? इसने यहाँ बोल दिया कि आगे जब भी तुम डेटा सेंड करोगे तो उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते। 1000 बाइट डेटा है तो 1000 बाइट ही भेजो, आप उसको टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आगे राउटर ने रिसीव किया तो ये कह रहा है भाई मैं तो 500 बाइट डेटा भेज सकता हूँ, मैं नहीं भेज सकता 1000 बाइट। तो वो कह रहा है मुझे जरूरत है किसकी? फ्रेगमेंटेशन की। पर आपने क्या लिख के भेज दिया? डोंट फ्रेगमेंट। आपने डीएफ बिट क्या कर दी? तो वो डेटा कभी भी आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, वो डेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ड्रॉप कर देगा। समझ गई मेरी बात? ठीक है। अब इसके आगे एक चीज और होती है, वो क्या होता है? मोर फ्रेगमेंट, ठीक है। कह रहा है अगर मोर फ्रेगमेंट बिट ऑन होके आ रही है इसका मतलब है कि अभी और ज्यादा फ्रेगमेंट रिसीव होंगे। जैसे मान लो क्या हुआ, आपने 5000 बाइट का डेटा भेजा, ठीक है, और आपने जो MTU साइज कर दिया वो कितना कर दिया? ठीक है, समझे मेरी बात? 5000 बाइट का डेटा था, आपने उसको जो साइज कर दिया वो 500 कर दिया, तो कितने फ्रेगमेंट होंगे? 10। तो जब पहला रिसीव हुआ तो उसमें कौन सी बिट ऑन होके आई? MF बिट ऑन होके आई ना, कि अभी और फ्रेगमेंटेशन रिसीव होने। तो 1 से लेके जब तक 9 तक आ रहा था तो उसमें क्या हुआ? पर जैसे 10 वाला आया उसमें मोर फ्रेगमेंट बिट क्या हो गई? इससे आपको पता चल जाएगा कि आगे और फ्रेगमेंटेशन रिसीव नहीं होने। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? पक्का? 0 आ जाएगा तो लास्ट होएगा। 0 आएगा तो मतलब लास्ट है, अब इससे आगे फ्रेगमेंटेशन रिसीव नहीं करने। ठीक है, स्टेटमेंट में तो ये लिख रखा ना आपने, बिट से 0 देन फ्रेगमेंटेशन कैसे कर? क्या? जैसे बीएफ वाला ने डोंट फ्रेगमेंट वाला का मैं पूछ रहा था, इसमें इसका ऊपर वाला सर 0 फिर से पूछो भाई, क्या कह रहे हो? जैसे अभी आपने बताया कि अगर जैसे 9 तक आएगा तो होता रहेगा,
नहीं, देखो मैंने बोला कि अगर मान लो आपने उसके 10 टुकड़े करे, 10 टुकड़े मतलब एक एक करके दोगे ना, एक पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस, चौथा पीस, ऐसे करके दोगे ना। तो जब रिसीवर को रिसीव होगा पहला हिस्सा, तो उसमें मोर फ्रेगमेंट बिट ऑन होके आएगी। इससे रिसीवर को पता चल जाएगा कि अभी मुझे और फ्रेगमेंट रिसीव होने हैं। ठीक है। ठीक है, पर जैसे ही 9th वाला आएगा उसमें मोर फ्रेगमेंट बिट ऑन होगी, है ना, क्योंकि अभी और फ्रेगमेंट आ रहा है। जैसे 10वां वाला हिस्सा आएगा उसमें मोर फ्रेगमेंट बिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट था, अब इससे आगे आपको और फ्रेगमेंटेशन रिसीव नहीं होने। समझ में आया? ओके, मतलब ये स्टेटमेंट इस तरीके से है, अगर मतलब डॉट फ्रैगमेंट मतलब अगर 0 आ जाएगा तो इसमें बंद, स्टॉप। हाँ, स्टॉप, अब और कोई डेटा रिसीव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर मुझे देखो दोनों स्टेटमेंट ना कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही, मतलब दोनों में ये ऊपर कुछ अलग है। भाई इसमें लिखा है 1 है, 1 मतलब अभी और फ्रेगमेंटेशन रिसीव होने हैं, और 0 है इसका मतलब अब और फ्रेगमेंटेशन रिसीव नहीं होने, ये वाला लास्ट था। और इससे ऊपर वाला देखना था डॉट फ्रैगमेंट वाले में। ये समझ में आया? पहले ये बताओ। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, आप देखो डोंट फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ। मतलब टुकड़े नहीं करना। टुकड़े नहीं करने ना, तो अगर बिट 0 लगी है इसका मतलब तुम्हें टुकड़े करने हैं। ओके। ठीक, और 1 है इसका मतलब टुकड़े नहीं करने। ओके। नाम से समझो, ये मत समझो कि 0 है तो टुकड़े नहीं करने हैं। ओके। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको नाम से समझाया, मैंने 0 1 करके नहीं समझाया। ठीक है। ठीक, चले आगे। अब इसके आगे क्या है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें मैंने क्या रखा है, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट है। फ्रेगमेंट ऑफसेट आपके डेटा को रीअसेंबल करने का काम करता है, मतलब रीअरेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से मैंने 5000 बाइट का डेटा जनरेट कर दिया। ठीक है, ये डेटा जनरेट हुआ था नेटवर्क लेयर से। कौन सी लेयर से? ठीक है, तो नेटवर्क लेयर से जब आपने 5000 बाइट का डेटा जनरेट करा, मान लो मैंने पिंग करा, क्या करा? पिंग। ठीक, पिंग क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर। क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो इट इज यूज टू चेक कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, पिंग क्या है? पिंग आपका पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर है, और ये किस लिए चेक होता है? आपके डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और भी चीज़ें बात करेंगे। लिख तो नहीं रहा था कोई, मैंने तो हटा दिया। वीडियो में जाए देख के लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, जब आप पिंग करते हो ना, तो पिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐड होके जाती हैं। क्या? सबसे पहले जब आपने 5000 बाइट का पिंग करा, चलो यहाँ आ जाते हैं, इसमें तो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पिंग करा कितना? ठीक है, एक लोग कैलकुलेटर ऑन कर लो। ठीक, अब जब आपने 5000 बाइट का पिंग करा, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपका आईपी हेडर ऐड होगा और एक आईसीएमपी हेडर ऐड होगा। क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी इसमें? इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो आपका डेटा जो आप पिंग कर रहे हो, ठीक, प्लस आपका क्या ऐड होगा, प्लस इसमें क्या होगा, टीसीपी नहीं आता गुरु, लेयर 3 पे होता है आई पिंग। ठीक है, पिंग आपका लेयर 3 पे काम करता है, उसमें लेयर 4 पे नहीं जाता वो। ठीक है, अगर लेयर 4 पे जाता तो हम सेगमेंटेशन ही ना कर देते। ठीक, टीसीपी ना जोड़ेंगे कृपया। अब ये 5000 बाइट का जो डेटा है, इसमें अगर मैं आईपी हेडर लगाने बैठता हूँ तो कम से कम मिनिमम आईपी हेडर कितने बाइट का होता है? 20 बाइट का। ठीक है, मिनिमम जो आईपी हेडर होता है वो कितने बाइट का होता है? और इसमें जो आईसीएमपी का हेडर लगता है उसका जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है। कितना होता है? तो 5000 में हमने कितना माइनस कर दिया? माइनस कर दिया। तो जब आप 5000 में 28 22 माइनस कर रहे हो तो कितना आया? 4972। ठीक है, अब ये 4972 आपका क्या हो गया? डेटा। ठीक है, जो आपने डेटा जनरेट करा था 5000 बाइट का, उसमें आपका एक देखो, एक आप डेटा भेज रहे हो ना, ये आपका डेटा पे आपने गत्ता लगा दिया,
कोई डेटा था उस पर आपने गत्ता लगा दिया, कार्डबोर्ड होता है ना, उस कार्डबोर्ड पे आपने नाम पता एड्रेस सब लिख दिया, ठीक। तो ये पूरा आईपी हेडर हो गया ना। अब आप इस बॉक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, बड़ा सा बॉक्स आपके पास डिलीवर हुआ था, अब आप क्या कर रहे हो, जब आगे भेज रहे हो तो अब उस बड़े बॉक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके भेज रहे हो। तो आप जितने छोटे छोटे पार्ट करोगे सब पे नाम पता लिखोगे ना अलग से, कि कहीं खो तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 4972 आया तो आपको पता था कि जो मैक्सिमम MTU होता है हमारा 1500 होता है, मैक्सिमम MTU कितना होता है। तो 4972 में आपने क्या करा, पहली बार 4080 डेटा भेजा। जब 4972 में पहली बार आपने 4080 डेटा भेजा तो उसमें आपने 20 बाइट का क्या लगाया, टोटल कितना हो गया। मतलब अगर आप देखो जहाँ पे समझ में ना आए वहीं पे पूछ लेना, ठीक है। अगर आप पहली बार 1480 डेटा भेज रहे हो जिसमें 20 बाइट का आईपी हेडर लगा रहे हो, क्योंकि आपका जो MTU होता है वो कितना होता है 1500, मतलब आपका जो डेटा जनरेट स्टार्ट हुआ वो 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया। ये बात किसको समझ में नहीं आई। आपने जब पहली बार उस कार्डबोर्ड को, उस बड़े से डेटा को कट करा तो पहला आप जो हिस्सा बना सकते थे वो आप 1480 बना सकते थे ना, इसमें 20 बाइट का आपने आईपी हेडर ऐड कर दिया, कितना हो गया 1500, मतलब 0 से लेके, ये पहला हुआ ना, ठीक है। अब जब दूसरा आप करोगे तो दूसरा भी कितना करोगे, ठीक है। अब जब दूसरा आप कर रहे हो तो दूसरा देखो, पहली बार में आपने 0 से लेके 1479 तक का डेटा भेज दिया, अगला जो स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ, ठीक है। अब उसमें अगर आप 1480 में 1480 ऐड कर रहे हो तो कितना होता है 2960 होगा शायद, ठीक है। कितना होगा 2960, तो ये जो जाएगा ये जाएगा 2959 तक। समझ में आई मेरी बात भाई। देखो 10-10 का आप ब्लॉक बना रहे हो, तो पहला ब्लॉक बना 0 से लेके 9, दूसरा बना 10 से लेके 19, ऐसे बनता है ना। समझ में आ रही मेरी बात। छोटी वैल्यू लो क्या, 2 है मतलब 0 से लेके 1, 2 से 3, ऐसे जाएगा। तो पहला बना 0 से लेके 1479 और दूसरा बना 1480 से लेके 2959। अब जो डेटा था वो 2959 तक यूज हो गया, हो गया। अब तीसरा फिर से जाएगा, ठीक, कितना अब 2960 में आप 1480 और ऐड कर दो, कितना, तो 4439, ठीक है। समझ में आया। अब आप एक बात बताओ, अब आपका जो डेटा था वो 4440 तक तो चला गया और आपके पास था कितना, कितना बचा 532। अब 532 बचा तो आप 532 ही भेज सकते हो, और कुछ तो ऐड करके भेज नहीं दोगे, तो कितना हो गया, ठीक, +8। तो सर ये 8 ऐड क्या कर दिया, ICMP हेडर सबसे लास्ट वाले फ्रेगमेंट में लग के जाता है। ICMP हेडर कहाँ लग के जाता है, जो सबसे लास्ट फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें आपका क्या लग के जाता है, ICMP, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 1540, मतलब 40, 560 + 20, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा 4439 से लेके 440 से लेके 4972 तक का पूरा, ठीक है। अब 560 + 2 बार कर देना अपना 560 + 20, ठीक है। तो ये 560 ही रहेगा, ठीक है। तो ये चला जाएगा आपका 40 से लेके 4972 तक, ठीक है। अब पहले, दूसरे, तीसरे में आपकी MF बिट हमेशा क्या रहेगी, पर जब लास्ट वाला जाएगा तो MF बिट क्या हो जाएगी,
समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो तो देखो ये चीज मैंने ना यहाँ पे लिख रखी है कि जब पहली बार हुआ था तो 1480 प्लस 20 एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लग के गया होगा, वो किसमें होता है? हेक्साडेसिमल डिजिट में। ठीक, अगला डेटा और हेक्साडेसिमल डिजिट, तीसरा डेटा हेक्साडेसिमल डिजिट, और चौथा डेटा प्लस आईपी हेडर और आपका आईसीएमपी हेडर, और इसमें हेक्साडेसिमल डिजिट लग गई। ठीक है, तो आपका जो डेटा फ्लो होगा फ्रेगमेंट ऑब्जेक्ट वो दिखाएगा, पहला आया 0, दूसरा आया 1400, तीसरा आया 2900 और चौथा क्या आया। तो इस वैल्यू की मदद से आप डेटा रीअरेंज कर पाओगे और आइडेंटिफिकेशन की मदद से आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एमएफ बिट ऑन कर दो तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे क्या हो गई 0। समझ आई मेरी बात? पक्का? बताओ क्या रह गया? आईसीएमपी हेडर की हमने बात नहीं करी, अभी करेंगे। ठीक है, आप लोग का आया? मैं 500 बाइट का किसी पास डाटा भेज रहा हूँ। हाँ रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। एक राउटर है, 2 राउटर है और तीसरा राउटर। कहाँ से भेजा 500 बाइट? वहाँ से मैंने उसको 500 बाइट। वहाँ क्या होता भैया? ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग के जो 20 बाइट्स हैं उस पर मैंने लगा दिया पुश वाला फ्लैग। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद 5 जो है उसमें मैंने लगा दिया अर्जेंट का। अर्जेंट फ्लैग यूज़ ही नहीं होता, पुश ही फ्लैग यूज़ होता है खाली। क्यों? अर्जेंट फ्लैग हम यूज़ नहीं करते। तो अर्जेंट फ्लैग का यूज करो। अर्जेंट फ्लैग पहले यूज़ होता था। जब क्या होता था, जब आपका अर्जेंट फ्लैग, अच्छा आप टीसीपी हेडर में आए नहीं होगे। अर्जेंट फ्लैग हम पहले यूज़ करते थे। ठीक है, अर्जेंट में प्रॉब्लम ये थी कि अर्जेंट आपके पूरे मतलब डेटा का वेट करता था। ठीक है, अर्जेंट फ्लैग तब तक नहीं फ्लो करता था जब तक आपका पूरा डेटा क्या ना हो जाए, रिसीव ना हो जाए। इसीलिए आप अगर टेलनेट वगैरह देखोगे तो टेलनेट वगैरह में हमेशा आपका पुश फ्लैग यूज़ होकर जाता है, कभी भी आपका टेलनेट मतलब अर्जेंट फ्लैग यूज़ होकर नहीं जाता। अगर आप एसएसएच भी देखोगे तो एसएसएच में भी आपका पुश फ्लैग ऑन होकर जाता है, अर्जेंट फ्लैग ऑन होकर नहीं जाता, क्योंकि अर्जेंट अब यूज़ ही नहीं करते, आने वाले टाइम के अर्जेंट हट भी जाएगा। हमसे सर ने बताया कि अर्जेंट का फ्लैग लगा देते थे, जो डेटा में जिसका अर्जेंट का फ्लैग लगाए ना वो वाला डेटा पहले। किसने बताया था? सर ने बताया। अरे सर का कुछ नाम होगा। तो मैं किसी का मतलब बोल नहीं सकता, पर मैं यही बता सकता हूँ कि अर्जेंट फ्लैग हम यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अर्जेंट के साथ प्रॉब्लम यही थी। देखो, अगर आप बात बताओ कि अर्जेंट डेटा जा रहा है, ठीक है, तो आप टेलनेट में भी अर्जेंट लगा के भेज दो ना, डेटा तो तुरंत ही चला जाना है, क्योंकि डेटा तो इंपॉर्टेंट है। आप रिमोट एक्सेस लेते हो तो आप जो यहाँ पे टाइप कर रहे हो वो डेटा तुरंत उनकी स्क्रीन पे होना चाहिए ना। जैसे मैंने यहाँ पे यू लिखा तो यू तो आपकी स्क्रीन पे तुरंत आना चाहिए, तो वो तो बहुत अर्जेंट डेटा हो गया। क्योंकि अगर वो आउटपुट तुरंत आपकी टेबल सिस्टम में नहीं दिखता है तो वो तो प्रॉब्लम कर जाएगा ना। तो अर्जेंट फ्लैग ही यूज़ कर लेते, फिर पुश को यूज़ कर रहे हो। तो मतलब जैसे 500 बाइट का डेटा है, इसमें हम एक ही फ्लैग यूज कर सकते हैं पूरे। आपका जो टेलनेट का डेटा आएगा, मतलब आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करता है, अब वो खाली पुश ही यूज़ करता है, वो अर्जेंट यूज़ नहीं करता। और आने वाले अपडेट्स में अर्जेंट हट भी जाएगा। बताया तो था कि जब भी पुश फ्लैग, देखो जैसे मान लो ये आपके कुछ मान लो ये कोई बाईसाइकिल है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ था, तो अगर आप अर्जेंट फ्लैग यूज़ करते हो तो अर्जेंट फ्लैग कहता है कि आप पहले इन सारे ट्रक्स को लोड कर दो तो अभी मैं डेटा लेके जाऊँगा। ठीक है, पुश फ्लैग कहता है कि जितना डेटा लोड हो गया उतना भेज दो, मैं बाकी डेटा का वेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर रहे थे, डेटा को फ्लो करा सकते हो। एग्जांपल कीबोर्ड टाइपिंग स्पेस फ्लैग सर पोस्ट है। नो यू विल, तुम इधर टाइप करते हो उधर शो होता है ना। हाँ इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो आपका एक बात याद रखना कि आईपी आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, कोई रिट्रांसमिशन नहीं करा सकते आप नेटवर्क लेयर पे, और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। इसलिए मैंने आपको बताया था कनेक्शन, हाँ एरर, वो क्या था, क्या था वो, मैं कुछ भूल गया। हाँ, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। ठीक है,
आपका आईपी हेडर में चेकसम होता है, इस वजह से वो एरर को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। पर आईपी हेडर में आपका कोई रिट्रांसमिशन नहीं होता, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, तो आप उसको फिर से रिट्रांसमिट नहीं करा सकते, ठीक है। आप डिटेक्ट कर सकते हो, आप करेक्ट नहीं कर सकते। सुनना है मेरी बात? इसके बाद क्या था? टीटीएल क्या होता है? टाइम टू लीव, ठीक है। ये आपकी 8 बिट की फील्ड होती है, कितनी बिट की? 8 बिट की, और ये जाती है 2 की पावर 8 मतलब 256 0 से लेके 255 तक, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी शायद बताया या नहीं बताया, अब जब ट्रेवल करते हो तो आपके बीच में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पड़ते हैं, ठीक है। अब मान लो ये आपका घर है, यहाँ से आप यहाँ ट्रेवल कर रहे हो, तो बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं ना। आपको कैसे पता चलता है कि आप इस स्टेशन से होते हुए जा रहे हो? सबका एक नाम होता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, जब भी डेटा आपका सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक फ्लो होता है ना, तो वहाँ पे हर स्टेशन पे टीटीएल की वैल्यू अपने आप डिक्रीमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? और जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस स्टेशन पे आपके टीटीएल की वैल्यू डिक्रीमेंट होता है, वहाँ की आईपी के बारे में आपको पता चल जाता है। फिर से बोलूँ, देखो जैसे क्या होता है, जब यहाँ से आप गए, ठीक, तो आप यहाँ से जाके इस वाले प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े, ठीक, इस प्लेटफॉर्म पे आप एक वैल्यू क्या कर दोगे? कम कर दो, ठीक। वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके 255 तक। तो जैसे आप यहाँ से वैल्यू लेके निकले थे 255, कितनी? तो जैसे आप यहाँ से एंटर करा और आप इस प्लेटफॉर्म से बाहर गए, आप एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दोगे, कितनी कर दोगे? जैसे इस स्टेशन में एंटर करें और इस स्टेशन से बाहर निकले, आप फिर से वैल्यू कितनी कर दोगे? और जैसे इस इंटरफेस पे आए और इस इंटरफेस से बाहर गए, कितनी हो गई? इस इंटरफेस पे आए और इस इंटरफेस से बाहर गए, कितनी हो गई? और यहाँ पे पहुंच गए। हमेशा एक वैल्यू ही कम होगी, और आपको नहीं करनी, राउटर खुद कर लेगा। इसका मतलब है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्रॉस करके जैसे दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में जाते हो, आपकी टीटीएल की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आपके टीटीएल की मदद से पता चलता है कि आप सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच कितने राउटर्स लगे हुए हैं। पहली बात कैसे पता चला? 255 में आपको जो वैल्यू रिसीव हुई वो कितने रिसीव हुई? 251। आप माइनस कर लो, कितना आ गया? तो सर ये मैं ये कहना चाह रहा था सर, जैसे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, हाँ, साथ के साथ जैसे इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, आप टेंशन न लो, ठीक है। नहीं मेरा पॉइंट और कुछ था। हाँ बोलिए फिर। जैसे हम कंटिन्यूअसली थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो एक थोड़ा सा बोरिंग सा होने लग जाता है सर। मैं समझ गया, आज का वेट कर लो, आज के बाद फिर जब कल से स्टार्ट होगा तो प्रैक्टिकली का पोर्शन स्टार्ट होगा खाली। मैं इतना कहना चाह रहा था 50% थ्योरी हो जाए। हाँ मैं समझ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें पहले बेस बनाना पड़ेगा ना भाई। अगर बेस ही नहीं होगा तो फिर हम प्रैक्टिकल क्या कराएंगे, ठीक। कल से मतलब अगर आपको सिलेबस दिखाओ ना मैं आपको, सिलेबस कहाँ पे होगा यार? क्लास में तो होगा। देखो हम यहाँ पे हैं एड्रेस में, ठीक है। एड्रेस के बाद बस वायर्स रह गया है, वायर्स के बाद फिर यहाँ से हम प्रैक्टिकल पे ही आ जाएंगे। ये सब आपका प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों चलेगा फिर, ठीक है। अभी थोड़ा सा थ्योरी इसलिए है क्योंकि बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। फिर आपका मतलब 1 घंटे प्रैक्टिकल 1 घंटे थ्योरी ऐसे ही चला करेगा। ऐसा लग रहा है कि दोबारा बीटेक में आ गए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो कथा चल रही है और आप सुन रहे हो। दिमाग में रह जाती है, कुछ निकल जाती है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बताता है हाउ फार और हाउ मैनी ब्रॉडकास्ट डोमेन या राउटर आप क्रॉस करके आए हो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। टीटीएल की वैल्यू कौन असाइन करता है? नेटवर्क लेयर, ठीक है। Whenever a packet cross one broadcast domain of one interface of router to another interface of router, एक वैल्यू क्या हो जाती है अपने आप? ये बताता है कि आपको कितने राउटर्स लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है।
इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई हाउ मैनी राउटर्स आर देयर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। और आपको टीटीएल का यूज मिलेगा किस पे? ट्रैकिंग के लिए। कभी ट्रैकिंग की है आप लोगों ने? ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे आप सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाते हो तो बीच में कितने आपके स्टॉपेज आते हैं वो आपको ट्रैक करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग का वही यूज़ होता है। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस पाथ से होते हुए जा रहे हो? मतलब आप घर जा रहे हो, अब घर जाने के 2-3 रास्ते हैं, आप किसी को कैसे समझाओगे कि भाई ये चौराहा है, चौराहा से लेफ्ट चले जाना, इसकी दुकान होगी, इस दुकान से राइट हो जाना, यहाँ ये बैठा होगा बुढ़ा, वहाँ से इधर मुड़ जाना, है ना। अब बुढ़ा पूरे दिन तो बैठा नहीं होता, तो वहाँ पे क्या आप उसको जगह जगह स्टॉपेज बता रहे हो ना, नाम बता रहे हो। ऐसे ही नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, जब आप ट्रेस करते हो तो वहाँ पे कमांड रन होती है ट्रेस राउट की। क्या होती है? तो वो क्या करता है, आपको हर राउटर की आईपी ला के दे देता है, ठीक। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक शीट पास करी, अब मैंने क्या किया, जिसके पास से वो शीट होते हुए घूम के मेरे पास आएगी वो अपना नाम लिखते जाना, तो मुझे पता चल जाना कि इसके पास शीट गई है। वैसे राउटर क्या करता है, जिस राउटर से होता हुआ आपका ट्रैफिक मूव होता है ना, वो हर राउटर अपनी आईपी बता देता है। समझ मेरी बात? ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि कौन से पाथ से होता हुआ आपका डेटा फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप सिस्को की बात करते हो, सिस्को टीटीएल वैल्यू कितनी यूज़ करता है? विंडोज़ और लाइनक्स, मतलब अलग अलग वेंडर्स अलग अलग वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस वैल्यू से पता लगा सकते हो कि कौन सा वेंडर यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्या है? प्रोटोकॉल 8 बिट की फील्ड होती है। कितने बिट की? 2 की पावर कितना होता है? 8, 256 तक जाता है, 0 से लेके 255, जैसे आपका टेलनेट था, टीटीएल था, ठीक है। अब एक बात बताओ, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो टीसीपी भी होता है और यूडीपी भी होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को कैसे पता चलेगा कि टीसीपी यूज़ कर रहे हो या यूडीपी? क्या लगता है? प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है। हर प्रोटोकॉल का अपना एक नंबर होता है, ठीक है। तो आईपी हेडर में वो प्रोटोकॉल नंबर लग के आता है, जिसकी वजह से आईपी हेडर को यह पता चलता है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो कह रहा है, ये बताता है कि कौन सा अपर लेयर मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी यूज़ कर रहा है या यूडीपी, या नेटवर्क लेयर कौन सा प्रोटोकॉल इंकैप्सुलेट करा रहा है आईपी हेडर के साथ। जैसे आप EIGRP रन करा रहे हो, तो EIGRP रन हो रहा है तो वो किसके साथ इंकैप्सुलेट होता है? अगर आप OSPF रन करा रहे हो तो OSPF रन होगा, ठीक है। अगर आप ICMP पिंग कर रहे हो तो क्या लगेगा? ICMP लगेगा, ठीक है। तो कौन सा प्रोटोकॉल इंकैप्सुलेट हो रहा है किसके साथ? आईपी हेडर के साथ। ये कौन बताता है आपको? प्रोटोकॉल आईडी। कौन बताता है? देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दिन ये कहानी मैं सारी पूछूंगा आपसे, और अगर उस दिन आप वो कहानी मुझे नहीं सुना पाए ना, तो मैं आपको पैकेट फ्लो नहीं कराऊंगा सेम नेटवर्क, ठीक है। और अगर आप CCNA या CCNP या CCI बेसिस पे जा रहे हो ना, तो वो आपसे पैकेट फ्लो पूछता है कि जब 2 PCM साथ में कनेक्ट करते हैं तो उनका डेटा फ्लो कैसे करता है, ठीक। तो ये मत सुनिए कि मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ ये बस मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ में दोबारा पूछूंगा आपसे, तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही आप मुझसे पूछ लेना, पर जब मैंने पूछा और आप नहीं बता पाए फिर मैं उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। फिर ये मत कहना अरे सर बता दो, कल पढ़ के आएंगे, ठीक है। और ये सबके लिए है, थोड़ा बहुत खौफ बना के रखना होता है ना, वरना तो आप तो ऊपर से निकल जाओगे, ठीक है। TCP क्या है? 6, GRE एक प्रोटोकॉल पढ़ोगे 47, UDP का कितना है? EIGRP कितना है? उस पर कितना है? ICMP कितना है? 1, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर अलग होता है, तो फिर पोर्ट नंबर का काम क्या होगा सर? बता रहा है, अगला क्वेश्चन यही है। GRE एक प्रोटोकॉल होता है जो आपको 2 ब्रांचेस के बीच, VPN पढ़ाया था मैंने, VPN की बताई थी लाइन, बताया तो था।
वीपीएन क्या होता था, दो प्राइवेट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन कराता था। तो वो जो प्राइवेट नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन करा रहा था उसके लिए टनल बना रहा था ना, वो टनल आपका जीआरई बनाता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? यार या तो आप फ़ोन में ना लगे रहो या तो मेरे सामने ना बैठो, मैं जब से आया तब से फ़ोन में लगे हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। बहुत देर से आप पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल नंबर कर रहे हो, आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक, तो एप्लीकेशन लेयर पे जो भी डेटा जनरेट होता है, ठीक, कौन सा, ठीक, एप्लीकेशन लेयर जो भी प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर पाता है कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज़ हो रही है। क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन लेयर से जब वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर पाता है कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज़ हो रही है। तीसरी बार बोल रहा हूँ, देखो, एप्लीकेशन लेयर पे जब कोई डेटा जनरेट होता है, टेलनेट का, एसएसएस का, डीएनएस का, डीएचसीपी का, कोई भी, ठीक, वो डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पोर्ट नंबर का यूज़ करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने कौन सी सर्विस को यूज़ किया है एप्लीकेशन लेयर पे। समझ आ गया? पक्का? बताओ क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन लेयर पे जो भी हम सर्विस यूज़ करेंगे तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसका पोर्ट नंबर आएगा, जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं। कौन सी मतलब टीसीपी कर रहे हो या यूडीपी कर रहे हो? सुनाया? टीसीपी कर रहे हो या फिर, तो वो पोर्ट नंबर ही आइडेंटिफाई करवाता है कि आप कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हो, टीसीपी की या फिर यूडीपी। जैसे मान लो आप एप्लीकेशन लेयर पे एचटीटीपी यूज़ कर रहे हो तो एचटीटीपी आपका टीसीपी में इनकैप्सुलेट होता है, तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे लगेगा क्या लगेगा? 80। डीएनएस आ गया, डीएनएस तो यूडीपी हो गया, पोर्ट नंबर की बात कर रहे हैं बस, किसकी? अभी और कुछ भी दिमाग में मत रखना, बस पोर्ट नंबर रखना। ठीक है, तो जैसे आप डीएचसीपी यूज़ करते हो तो 67 या 68 लगता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस पोर्ट नंबर से ही आइडेंटिफाई कर पाता है कि आप एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मान लो आपका फिजिकल लेयर से डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया आपका 443। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जब एप्लीकेशन लेयर को देगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर को कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोटोकॉल की सर्विस को देना है? HTTPS। सुन में मेरी बात? एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर आ रहा है या फिजिकल लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर जा रहा है, आप उस पोर्ट नंबर से ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि एप्लीकेशन लेयर कौन सी सर्विस को यूज़ कर रहा है। तो ये ऑल टाइम रहता है? ये हमेशा ही रहेगा और ये प्री डिफाइंड रहते हैं। नहीं, मतलब जैसे हमने कोई वेबसाइट खोला, आपने वेबसाइट खोला, वेबसाइट खोलते ही आप HTTPS पे चले गए ना, तो पता चल गया उसको। आपने रिमोट एक्सेस लिया, आपने टेलनेट करा, तो जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी तो डेस्टिनेशन पोर्ट लग के जाएगा ना, तो डेस्टिनेशन पोर्ट से पता चल गया। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर को पता है कि हाँ 80 नंबर पोर्ट जो है वो हमारा उसका है, पहले से पता है टीसीपी का है, 80 नंबर पोर्ट जो है वो HTTP का है और HTTP आपकी TCP बेस्ड सर्विस है, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है पहले से ही, आपको कुछ नहीं करना, पोर्ट नंबर डालना है, हमें बस पोर्ट नंबर डालना है, वो अपना काम खुद कर लेगा पूरा। ठीक है, समझ में आया? आप रिपीट करो मैंने क्या बताया अभी। जैसे कोई भी सर एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट पर डेटा जा रहा है तो जो सोर्स पोर्ट पर तो रैंडम होता है सर, और डेस्टिनेशन पोर्ट पर तो सर बता देगा ना कि टेलनेट यूज कर रहा है तो उसका डेस्टिनेशन पोर्ट टेलनेट का 23 होता है, 23 होता है। मतलब पोर्ट नंबर आपको ये बताता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सी सर्विस, मतलब एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम पोर्ट नंबर का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? अब अगला क्या था?
ठीक है, पक्का, ठीक। प्रोटोकॉल नंबर आपको ये बताता है कि नेटवर्क लेयर पे, किस पे बताता है, प्रोटोकॉल नंबर आपको नेटवर्क लेयर पे ये हेल्प करता है कि आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो या नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। फिर से बोलना, आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी सर्विस यूज़ कर रहे हो यूडीपी, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आइडेंटिफाई होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर अगर टीसीपी यूज़ कर रहा है तो नेटवर्क लेयर को कैसे पता चलेगा, प्रोटोकॉल नंबर से। देखो जैसे मान लो ये समझ में आ गया ना, हटा दूँ। अब जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, अगर टीसीपी यूज़ कर रहा है या फिर क्या यूडीपी, तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जब नेटवर्क लेयर पे आएगा तो नेटवर्क लेयर को कैसे पता चलेगा कि टीसीपी सर्विस है यूडीपी, किससे, प्रोटोकॉल नंबर पे। आपने नेटवर्क लेयर पे EIGRP चला दिया तो प्रोटोकॉल नंबर लगता है ना EIGRP का, कितना, 88। EIGRP का कितना, ये 88, उस पर कितना, 89। ICMP का कितना, ICMP की तरह एक और प्रोटोकॉल होता है IGMP, क्या होता है, ये आप एक मल्टीकास्टिंग पढ़ोगे, उसके लिए होता है कितना, 2। तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे या फिर आपका नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, इसको नेटवर्क लेयर पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोटोकॉल नंबर का यूज़ करते हैं। रिपीट करो इस लाइन को, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे या नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेटवर्क लेयर पे प्रोटोकॉल नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर पे कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर का यूज़ होता है। समझ में आया? अब इसको पढ़ो, अच्छा क्या लिखा है, पहले पढ़ो पोर्ट नंबर। एक बार फिर पढ़ो, मतलब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे आइडेंटिफाई कर लोगे कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा डेटा जनरेट हो रहा है या कौन सी सर्विस जनरेट हो रही है। समझ में आया बात? अब आपका प्रोटोकॉल नंबर क्या है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई डेटा रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर, कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा रिसीव हो रहा है तो टीसीपी है या फिर यूडीपी, ठीक। और नेटवर्क लेयर पर जब डेटा जनरेट हो रहा है तो कौन सा प्रोटोकॉल नंबर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, ये कैसे पता चलता है, प्रोटोकॉल नंबर से। समझ आई बात? क्या हुआ? चलो मैं आपको इसी दिखाता हूँ। देखो ये आपका एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर में आपने क्या यूज़ कर लिया, HTTP। किस पे आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे HTTP है तो क्या लगेगा, 80, और 80 है HTTP तो यहाँ क्या लग जाएगा, TCP लग गया, मतलब सेगमेंटेशन हो गए। अब जब सेगमेंटेशन हो रहा है तो TCP हेडर लग गया, क्या लग गया। अब TCP हेडर जब नेटवर्क लेयर पे आएगा तो नेटवर्क लेयर को कैसे पता चलेगा कि TCP है, नेटवर्क लेयर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो यहाँ पे आपके सोर्स आईपी आपकी डेस्टिनेशन आईपी के साथ क्या लगेगा, प्रोटोकॉल आईडी। तो ये नेटवर्क लेयर पे तो लगता है प्रोटोकॉल नंबर, हाँ। तो पोर्ट नंबर लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे, और प्रोटोकॉल नंबर लेकर गया यहाँ पे, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। समझ में आई बात? देखो जिसको ना आई वो खुद पूछ सकता है, ठीक है, 2 बार 3 बार जितनी बार ना आए। मतलब ये जो नंबर सर जो आप बता रहे हैं सिंपल समझ तो आ गया, मैं एक बार बोलना चाह रहा था। हाँ बोलिए। कि जैसे एप्लीकेशन लेयर पे आप जैसे एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो हम वहाँ पोर्ट बताते हैं कि इस पोर्ट पे हमें ये सर्विस रन करनी है। हाँ। और जब हम ट्रांसपोर्ट से जाते हैं अपना नेटवर्क पे तो हम कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो वो हम आईडी बताते हैं, साइट प्रोटोकॉल आईडी। हाँ, प्रोटोकॉल आईडी बताता है आपको नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। अब इसी तरह जब आप डिकैप्सुलेट करते हो ना तो डेटा रिसीव हुआ, ठीक है। अब जब डेटा रिसीव हुआ तो वहाँ पे किसको रिसीव हुआ, नेटवर्क लेयर को।
अब नेटवर्क लेयर पे जब रिसीव हुआ तो नेटवर्क लेयर पे सब 6 रिसीव होगा तो इसको दे देगा, और अगर 17 रिसीव हुआ तो इसको दे देगा। फिर यूडीपी और टीसीपी में जाके देखोगे कि सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट क्या क्या लगे हैं, सुनाया। फिर टीसीपी में जाके डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करोगे या फिर यूडीपी में जाके डेस्टिनेशन पोर्ट, जो डेस्टिनेशन पोर्ट लग के आ रहा है वो डेस्टिनेशन पोर्ट जो लगा होगा फिर उठा के उस सर्वर को उठा के दे दोगे। समझ आई मेरी बात? पक्का? टीसीपी या यूडीपी, दो ही चीज तो होते हैं वैसे। बस दो ही होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, बस दो ही प्रोटोकॉल है, टीसीपी और यूडीपी। नेटवर्क लेयर पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। वो सर्विस की रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ ठीक है, तो आपको अब ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि पोर्ट नंबर कहाँ यूज होता है, प्रोटोकॉल नंबर कहाँ यूज होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है ना कि भाई ये प्रोटोकॉल लेयर 7 पे क्यों काम करता है, जैसे बीजीपी है, बीजीपी लेयर 7 पे क्यों काम करता है, क्योंकि बीजीपी पोर्ट नंबर यूज करता है। क्या यूज करता है? पोर्ट नंबर। ये आईआरपी नेटवर्क लेयर पे क्यों काम करता है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है। ठीक है, जो भी सर्विस पोर्ट नंबर यूज करती हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे आती हैं, और जो भी सर्विस प्रोटोकॉल नंबर यूज करती हैं वो सब किस पे आती हैं? नेटवर्क। ठीक है, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल नंबर यूज करती हैं। कुछ यूज करती है पोर्ट नंबर, कुछ यूज करती है आपने पोर्ट नंबर में भी तो बताया था, क्या बताया था बताओ? टीसीपी करके जाएगा UDP। नहीं, देखो जब कोई सर्विस नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है ना तो वहाँ पे आपका पोर्ट नंबर लगता है। वो पोर्ट नंबर जिस भी सर्विस का होता है उस सर्विस से आइडेंटिफाई होता है कि ये टीसीपी बेस्ड सर्विस है यूडीपी, ये पहले से प्री डिफाइन है। जैसे आप इधर आओ, इधर क्या थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा हमें, आ जाते हैं, रुको बताता हूँ एक चीज़। बहुत ऊपर जाना पड़ेगा क्या? ये देखो, अब ये सब पहले से प्री डिफाइन है ना कि HTTP है तो TCP, TCP तो क्या 80, मतलब HTTP का पोर्ट नंबर 80 है। ठीक, और HTTP जो सर्विस यूज कर रहा है वो क्या है? TCP, और TCP का होता है प्रोटोकॉल नंबर। ठीक, क्लियर हुआ? अगर आपका DSCP है तो DSCP का जो पोर्ट नंबर है वो 67 और 68 है, पर DSCP जो सर्विस यूज कर रहा है वो क्या है? UDP। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? सर है तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल ना? हाँ, दोनों प्रोटोकॉल है, दोनों प्रोटोकॉल है, पर अलग अलग लेयर पे है ना। ये लेयर 7 पे है, ये लेयर 4 पे है। ये 7 से 4 में आइडेंटिफाई होता है, ये 4 से 3 में आइडेंटिफाई होता है। ठीक, अरे राम, कितना नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था? आईपी हेडर। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद अगर आप नीचे आओ तो एक चीज और है, इसको बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ये क्या है आपका? ICMP। ठीक है, अब ICMP में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना याद रखिए कि जो ICMP है वो आपकी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ICMP के 2 टूल होते हैं, या तो आप टूल बोल लो या तो यूटिलिटीज़ बोल लो। ठीक है, एक होता है पिंग और एक क्या होता है? पिंग होता है पैकेट इंटरनेट, जो आपकी कनेक्टिविटी चेक करने में हेल्प करता है, पिंग ICMP की। ठीक, और एक क्या होता है? ये क्या करता है पाथ को? किसकी मदद से? ठीक, अब ICMP के 2 मैसेज होते हैं, एक होता है क्वेरी, मतलब एक होता है क्वेरी, एक होता है एरर। एक क्या होता है और एक क्या होता है? क्वेरी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इको रिक्वेस्ट और एक क्या होता है? अब देखो, मैंने पिंग किया तो यहाँ से क्या जाएगी? इको रिक्वेस्ट क्या जाएगी, और वहाँ से जब रिप्लाई आएगा तो क्या आएगा? मैं यहाँ से इको रिक्वेस्ट जा रही हो, वहां से इको रिप्लाई आ। ठीक है, तो आपके 2 तरह की क्वेरी होती है, एक होता है इको रिक्वेस्ट और एक होता है वो रिप्लाई। इसमें ये 8 से पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट है, और यहाँ से जब 0 लग के आता है तो पता चलता है क्या है? रिप्लाई। ठीक है,
क्या फिर से बोलना? जीरो का नॉलेज दे दिया है तो कम्युनिकेशन हो गया। हाँ, मैंने आपको पैकेट भेजा 8 लगा के, आपने 0 लगा के वापस कर दिया, तो हमारा कम्युनिकेशन तो हो गया ना। जीरो वैल्यू वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट है, आपको अलग से कोई सेट नहीं करना, यही स्टैंडर्ड है, इसी को याद करना। ठीक है, सर एक बार ट्रेस राउट एक बार फिर से बता सकते हो? पहले पिंग आ गया, अभी ट्रेस राउट भी समझाऊंगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप यहाँ क्या होता है, ट्रेस राउट क्या काम करता है। जैसे आपके राउटर्स हैं, तो आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, तो मान लो आपके पास 2 रास्ते हैं, आप किस रास्ते से होते हुए जा रहे हो, ये आपको कौन हेल्प करेगा? ट्रेस राउट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ होती है, ट्रेस राउट आपका ICMP बेस्ड प्रोटोकॉल है, ठीक, पर ये जो सर्विस यूज़ करता है ये UDP की सर्विस यूज़ करता है। किसकी? UDP की। ठीक, तो इसके कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं, इसकी आप बात करेंगे आगे चल के। इसमें क्या होता है, जैसे आप ट्रेस करते हो ना पाथ, तो ये आपका पहले जब ट्रेस करोगे तो सबसे पहले TTL1 लगा के भेजता है। क्या लगा के भेजता है? तो जैसे यहाँ पे गई, ठीक, और यहाँ से जब आगे भेजेगा TTL तो कितनी करेगा? तो आप TTL तो खत्म हो गई 0, तो ये यहाँ रिप्लाई देता है कि भाई TTL खत्म हो गई। तो जैसे ही रिप्लाई देता है ना, इसको रिप्लाई से कोई मतलब नहीं होता, इसको मतलब होता है IP से कि रिप्लाई किसने दिया, तो वो IP उठा के रख लेता है। जैसे इसका नाम था राम, इसका नाम था श्याम, इसका नाम था, आपका नाम क्या है? हिमांशु, आपका नाम क्या है? शंकर। ठीक है, तो जब से सबसे पहले यहाँ से तो राम ने रिप्लाई दिया, तो इसने क्या लिख दिया? राम। फिर इसने अगली बार वैल्यू TTL2 लगा के दे दी, तो जब यहाँ से गई तो पहली बार क्या हुई? 1, और जब यहाँ से गई तो आगे क्या हो गई? फिर कौन बताने आ गया? श्याम। तो यहाँ क्या लिख दिया? अगली बार 3 लगा के भेज दी, अगली बार 4 लगा के भेज दी, तो इसको पहुँचना किसके पास था? मतलब ये आयुष के पास पहुँचना था, इसके पास पहुँचना था। तो जब तक आयुष रिप्लाई नहीं देता तब तक ये TTL की वैल्यू इंक्रीज करते करते भेजता रहेगा। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए जब मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। ठीक है, ये थ्योरी मैं आपको इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते समय इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होना। सर अगर हम स्टार्टिंग में TTL की वैल्यू 4 दे दें और वो पूरी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इतनी होती है, आप अलग से सेट नहीं कर सकते, नहीं करेगा, इंक्रीज भी नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी ही होगी, इतनी ही रहेगी, आप अलग से कोई सेट करके नहीं भेज सकते। ठीक है, सर इको अगर आपने 254 सेट करके भेज दी ना, फिर 20 के हॉप आपको रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, हाँ बोलो। वो इको रिक्वेस्ट है ना सर, हाँ। टाइप 8 नंबर है, हाँ। लेकिन नीचे 0 है, हाँ, इन बिटवीन 8 and 0 देयर else number they have, हाँ but you will learn one by one. Okay, I simply have so many messages. Okay, it's hard for me to tell you everything in one time. ओके सर। ठीक है, आगे चले। एरर। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि आपने पिंग करो और हर बार रिप्लाई आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो एरर होता है वो क्या होता है? डेस्टिनेशन अरे डेस्टिनेशन अनरीचेबल। देखो डेस्टिनेशन अनरीचेबल कब आता है? जैसे मान लो ये मेरा घर था, मतलब PC है, ये राउटर है, बहुत घर घर हो गया। ठीक है, जब इसको राउटर है, ठीक है, मतलब ये एक तरह से मेरा गेटवे है। क्या है? गेटवे। ठीक, मेरा वाला राउटर है जो मेरी कंपनी का। अगर मेरी कंपनी के राउटर को आगे तक जाने का रास्ता नहीं पता, ठीक है, अगर मेरे ही राउटर को आगे तक जाने का रास्ता नहीं पता, तो वो मुझे क्या बोल देगा? भाई मुझे नहीं पता कि आगे तक कैसे जाना है, मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये किसने बताया? मेरे राउटर ने। ठीक, समझ में आ गया? अब हो सकता है मैंने उसको यहाँ से जाने का रास्ता तो बता दिया, पर उसके वाले राउटर को वापस आने का रास्ता नहीं पता था। सुनाया? मतलब मेरे राउटर ने तो आगे भेज दिया, पर उसके सामने वाले राउटर को वापस आने का रास्ता नहीं पता, तो मेरे पास क्या एरर आएगा? आता है ना, ऐसे ही आता है। ठीक है,
जब आपके राउटर को वहां तक जाने का रास्ता पता होता है तो आता है नहीं, मतलब जब आपके राउटर को वहां तक जाने का रास्ता नहीं पता होता तो आता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल। जब वहां से वापस आने का रास्ता नहीं पता होता तो क्या आता है, रिक्वेस्ट टाइम। ठीक है, तो आपको ये एरर देख के पता होना चाहिए कि ये जो एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें तो पता है कि अनरीचेबल है, टाइम आउट है, डिवाइस को कैसे पता। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो ये लिखा हुआ है कि जब R1 को उस नेटवर्क के बारे में जानने का मतलब, जैसे मेरा राउटर R1 था, R1 को 20 वाले ब्लॉक तक जाने का पता नहीं है तो क्या आएगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ठीक है, और R1 विल जनरेट, हाँ R1 क्या करता है, एक ICMP मैसेज भेज देता है, कौन सा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल। अब अगर आपने एक विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ एक पिंग से दूसरे पिंग के बीच जो टाइमर लगाता है वो 5 सेकंड लगाता है। ठीक है, सिस्को जो लगाता है वो कितना लगाता है, 2 सेकंड। ठीक, अगर आपका विंडोज़ है तो आप एक बार में 4 पैकेट भेजोगे, और अगर आपका सिस्को है तो कितने जाएंगे, 5। ठीक, अगर आप विंडोज़ की बात करते हो तो जो आप एक पिंग जनरेट करते हो वो 32 बाइट का होता है। ठीक, अगर आप सिस्को की बात करते हो तो कितने बाइट का होता है, ठीक। अगर आपका पिंग सक्सेसफुल हो गया तो आपको एक्सप्लेनेशन मार्क मिलते हैं कि आपका पिंग क्या हो रहा है, सक्सेसफुल। अगर अनरीचेबल आ रहा है तो क्या आएगा, और रिक्वेस्ट टाइम आउट है तो, ठीक है, समझ में आया मेरी बात। इसके बाद क्या है आपका, इंटरनेट हेडर। नेटवर्क लेयर पे डेटा लिंक लेयर पे लगता है इथरनेट हेडर। हो यार, इसमें पैकेट ट्रेसर नहीं है, इसलिए मैं आपको आज दूसरे सॉफ्टवेयर पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इंस्टॉल कर लूँगा फिर आपको दिखा दूँगा पैकेट ट्रेसर। ठीक है, सर इससे टीटीएल का मेरा क्वेश्चन था, उसको बोला अगर उसके अंदर वो सोर्स लिंक डेस्टिनेशन पूरा पहुंच जाता, रिप्लाई भी आ जाता है उसको, तो वो जितने भी बीच में वो उसके राउटर्स होंगे सबकी आईपी रिकॉर्ड होकर रखेगा ना अपने पास। इसमें डालना सब हो जाएगा। था तो यार, कहाँ चला गया। मेरे में ऐसा पैकेट है। दिखा भी देता, वैसे डाउनलोड करना है आप कर लेना। ठीक है, डाउनलोड स्टूडेंट वाला करना। ठीक है,
यहाँ जाके डाउनलोड कर देना, इसको यहाँ से कट करके सेव एंड ओपन कर लेना। ठीक है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ज़्यादा MB का नहीं होता, बहुत ही कम है। ठीक है, देख रहे हो 147 MB का, इतना तो आप कर ही लोगे। क्या भाई? मैक में हो जाएगा? सब में हो जाएगा। ये तो सर पुराना वाला हो गया। यही वाला रखना है अभी। 8 मिनट तो आ गया। ये लिंक कॉपी पेस्ट करना सर एक बार चैट में, ये फायर नेक्स्ट कर देना। ठीक है, एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना। आप कर देना। चलो होने दो उसको। ठीक है, तब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा, IP हेडर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, IP हेडर के बाद एक और हेडर है जिसको हम बोलते हैं क्या है, इथरनेट हेडर। ठीक है, अब इथरनेट हेडर आपका लगता है लेयर 2 पे। ठीक है, लेयर 2 क्या है आपका, डेटा लिंक लेयर। एक तरह इसका नाम है इथरनेट 2 हेडर। क्या है, इथरनेट 2 हेडर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो इथरनेट 2 हेडर जो आपका होता है, इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रीएम्बल, इसके बाद क्या होता है, SFD, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद और फिर क्या है, FCS। ठीक, अब देखो आपका जो प्रीएम्बल होता है, ठीक, प्रीएम्बल और SFD कभी भी आपके हेडर के साथ नहीं जाते। ठीक, मैंने क्या बोला, प्रीएम्बल और SFD कभी भी आपके डेटा के साथ फ्लो नहीं करते। एक बात बताओ, जैसे सबको पता चल जाता है कि पहले से कौन आने वाला है, PM आने वाले हैं। ठीक है, अरे भाई इधर आ जा। ठीक, तो जैसे पता चल जाता है कि PM आने वाले, तो पहले कौन सी क्या आता है, किस लिए आती है, मतलब जो आपकी मतलब रोड है वो सब क्लियर करा देती है, जो पाथ होता है उसको एकदम साफ रखती है ना, कि डेटा जो है फ्लो होने वाला, मतलब प्रधानमंत्री आने वाले, तो रोड एकदम क्या कराती है, क्लियर करा देती है। और फिर कौन आती है आपकी, पुलिस। ठीक, मतलब आपकी आर्मी और आपकी पुलिस होती है। या तो आप बोलो कि सर पहले पुलिस आती है क्लियर कराने, उसके बाद कौन आ जाती है, आर्मी आ जाती है। ठीक, इसी तरह आपकी जो पुलिस है वो कौन है आपका, और SFD क्या है, प्रीएम्बल आपका जो जाता है वो ये बताने जाता है कि भाई अब ये लास्ट सिंक्रोनाइजेशन मेथड है, हमने अब इसके बाद कुछ भी सिंक नहीं करेंगे, अब जो आने वाला है वो डेटा आने वाला है। समझे, हमने क्या बोला, तो एक बात बताओ, जैसे मैं क्या करूं, मैं IP हेडर पढ़ा रहा था, IP हेडर पढ़ाते मैं आपका इथरनेट हेडर ऐड कर दूं, उसके बाद TCP ऐड कर दूं, उसके बाद UDP ऐड कर दूं, बीच में रुको ही नहीं गई, तो आप क्या डिफाइन कर पाओगे कि IP हेडर कब स्टार्ट हुआ, UDP कब खत्म हो गया, नहीं पता लगा पाओगे ना। तो जैसे फ्रेम जा रहे हैं,
तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पहला फ्रेम ये था, दूसरा फ्रेम ये था? कुछ तो बीच में जाना चाहिए लाइन को क्लियर करने के लिए कि भाई ये पहला फ्रेम यहाँ खत्म हो गया, अब यहाँ से दूसरा फ्रेम चालू होगा। कौन जाता है? प्रीएम्बल। ठीक है, एक फ्रेम, अब फ्रेम मतलब आप समझ गए टीसीपी हेडर भी है, आईपी हेडर भी है और ईथरनेट हेडर भी है, और दूसरे फ्रेम के बीच आपका प्रीएम्बल जाता है सबसे पहले, ये बताने के लिए कि भाई अब ये लास्ट मेथड था, अब इसके बाद अगला डेटा आने वाला है। ठीक, उसके साथ ही क्या जाता है? एसएफडी। एसएफडी ये बताता है कि अगली जो बिट है ना वो आपके किसकी है, मतलब अब सीधा डेटा है। ठीक, प्रीएम्बल और एसएफडी कभी भी डेटा के साथ फ्लो नहीं करते, ये पहले ही चले जाते हैं आपकी लाइन को क्लियर कराने के लिए। ठीक, तो जो डेटा आपका आएगा वो कैसे आएगा? क्या ऐसे आएगा? एक बिट ऑन एक ऑफ, एक बिट ऑन एक बिट ऑफ, ऐसे तो नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेटा पे अगर इमेज आ रही तो सारी बिट या तो कहीं कहीं ऑन होंगी, कहीं ऑफ होंगी, कहीं ऑन होंगी, ऑफ होंगी, ऑन होंगी, ऑफ होंगी, ऐसे होगा ना, क्योंकि बाइनरी आती है, बिट्स आती हैं आपकी। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा अल्टरनेट आए। ठीक है, प्रीएम्बल क्या करता है, स्टार्टिंग में जो 7 बाइट भेजता है ना, 7 बाइट मतलब समझ रहे हो कितने बिट हो गया? 7 बाइट मतलब कितने बिट हुआ? 7 8 जा 56। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होता है, आज चौथी बार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 7 8 जा कितना हो गया? 56। तो 56 बिट्स आपके 10101010 लग के जाती हैं, ये इंडिकेट करने के लिए। ये प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल बस एक कीवर्ड है, प्रीएम्बल के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एफएलपी। एफएलपी क्या होता है? फास्ट लिंक पर, मतलब फास्ट लिंक पर क्या था यार, पल्सेस। ठीक है, अब ये क्या है देखो सर, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है सर। भाई, सबको ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं। तो फिर आप अपना इंटरनेट चेक कर लो भैया। ठीक है, अब प्रीएम्बल क्या है? एफएलपी। प्रीएम्बल कुछ नहीं होता, ये बस एक नाम होता है। जैसे आपका वो था, क्या था यार, एफसीएस। एफसीएस कुछ नहीं था, उसके अंदर एक फील्ड थी, कौन सी, जो काम कर रही थी, फ्रेम चेक सीक्वेंस। कुछ नहीं था, फ्रेम चेक सीक्वेंस के अंदर एक वैल्यू थी सीआरसी, जो हमारा काम करने में हेल्प कर रही थी। ऐसे ही आपका प्रीएम्बल नहीं होता, प्रीएम्बल के अंदर एक फील्ड होती है फास्ट लिंक पल्सेस। ईथरनेट फ्रेम स्टार्टिंग विद 7 बिट प्रीएम्बल। This is the pattern of alternate 0 and 1s which indicates starting of the frame and allows sender and receiver to establish bit synchronization। मतलब अब हमने bit synchronization कर ली है, अब इसके आगे हम कोई synchronization प्रोसेस नहीं करेंगे। एक हमने करा था जब हमने 3-way हैंडशेक किया था, ठीक, और एक अब। ठीक, इसके बाद कह रहा है Preamble was introduced to follow for the loss of the few bits ड्यू टू द सिंगल डिले। सिग्नल की डिले की वजह से हमने प्रीएम्बल का यूज़ करना स्टार्ट किया था कि भाई पहले से सामने वाला सिक्योर रहे कि सिग्नल ख़राब नहीं होना चाहिए, डेटा आ रहा है। ठीक, बट टुडे हाई स्पीड ईथरनेट डज नॉट नीड प्रीएम्बल टू प्रोटेक्ट द फ्रेम। अब हम जो कर रहे हैं हाई स्पीड लिंक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो अब हमें प्रीएम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमें पहले ज़रूरत पड़ती थी। ठीक, कह रहा है प्रीएम्बल इंडिकेट द रिसीवर दैट फ्रेम इज कमिंग एंड अलाउ रिसीवर टू लॉग ऑन द डेटा स्ट्रीम बिफोर द एक्चुअल फ्रेम बिगिन। मतलब लाइन पूरी क्लियर कर दो, अब जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, डेटा। ठीक है, हम प्रीएम्बल के बाद भी उसको एक मौका और देते हैं, किससे, अब प्रीएम्बल था 101010 लगातार 56 बिट कितनी 10। कहीं कहीं आप देखोगे प्रीएम्बल 8 बाइट का दिखेगा और कहीं कहीं देखोगे 7 बाइट का दिखेगा। अब कहो सर 1 बाइट कहाँ गया, तो जहां आपको प्रीएम्बल 8 बाइट का दिख रहा है उसमें आपका प्रीएम्बल के साथ क्या जुड़ गया, और जहां प्रीएम्बल 7 और एफडी 8 तो ये अलग अलग। ठीक,
अब कह रहा है द लास्ट टू बिट सेट टू द 11 टू नोटिफाई एडजन डिवाइस द स्टॉप सेंडिंग FLP एंड स्टार्ट रिसीविंग डेटा, कि आप FLPs भेजना हमने बंद कर दिया, अब जो आ रहा है वो डेटा ही आएगा, अब हमारे पास कोई लास्ट मौका नहीं बचा। मैं आपसे रोज़ कहता हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और आप पढ़ लेंगे और अगले दिन क्या आ गया, ठीक। अब ये लास्ट है, अब हमारे पास कोई मौका रिवीजन का नहीं बचा। दिस इज वन बाइट फील्ड विच इज ऑलवेज सेट टू 10101011। जब तक FLP था 101010 थे, हम लास्ट की जहां 11 है, अब इस 1 के बाद आपका डेस्टिनेशन मैच स्टार्ट हो जाएगा। SFD indicate that coming bits are starting of the frame which is the destination address. Sometimes SFD is considered as the part of preamble. This is the region preamble is described as a SFD warns station or station that is the last chance of synchronization. मतलब एक एंड से दूसरे एंड के बीच हमने बता दिया कि अब ये लास्ट था, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस डेटा ही आएगा और कुछ नहीं। जितना हेडर जो इनकैप्सुलेशन जो करना था ऊपर हो चुका, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो मैसेज आया चलो, मैसेज नहीं आया, कोई ऐड हुआ है। अविनाश कुमार झा, या तो आप बहुत जल्दी आ गए हो या तो मैंने बहुत देर से स्टार्ट किया था। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, आगे नहीं पढ़ते हैं आज, इतने रखते हैं, ठीक है, वरना मुझे लग रहा है आपके तो थोड़े हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको जितना मैंने पढ़ाया प्लीज़ एक बार पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया है जब मैं उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा ना तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक।